हेलो बच्चों, तो रीनीट 2026 का बेटा पेपर ओवर हो गया है। ओवरऑल अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखें तो इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल नीट 25 के कंपैरिजन में अगर देखें बेटा, तो अगर नीट 25 के पेपर का लेवल यहाँ है तो रीनीट के पेपर का टफनेस लेवल उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा ही कम है। तो समझ सकते हो कि पेपर का टफनेस लेवल क्या था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस सिचुएशन में देखो आप लोग परीक्षा दिए हो वो इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है कि जिस मोमेंटम में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे 3 मई को जब पेपर हुआ तो उसके पहले जो आपका मोमेंटम था पढ़ाई करने का वो एक अलग ही लेवल पर चलते रहता है। उस मोमेंटम में थोड़ा टफ आ जाता तो पता है कि हाँ ना चीज़ें हैंडल हो सकती थी, लेकिन उसके बाद पेपर ओवर हो गया, फिर सिचुएशन अलग होता है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है अब जो होगा मार्क्स आएगा ये होगा, है ना, पूरे रिलैक्स मोड में। उसके बाद पेपर लीक होना, फिर इतनी सारी चीज़ें, फिर से डेट आना, ये आना, फिर वो मोमेंटम पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और वैसे में उस तरह का टफ पेपर वो क्रिटिकल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी पेपर है हमें देखो क्या करना है कि ठीक है जो भी मेरे मार्क्स आ रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है बेटा बहुत मेनी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जो बच्चे बेटा देखो कुछ मार्क्स से रह जा रहे हो या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें देखो क्या करना है कि ठीक है पेपर का टफनेस लेवल ऐसा था, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, अपने अंदर हमें झांकना है और देखना है कि ठीक है पेपर का लेवल अगर ऐसा था तो मेरा तैयारी किस लेवल का था, क्या मैंने सही डायरेक्शन में तैयारी किया क्या। तो आज के टाइम में बेटा देखो आपके पास कम से कम ये फैसिलिटी तो है कि पेपर जो आया, नीट की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है। जे एडवांस्ड का नहीं कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो बेटा कि कैसा क्वेश्चन आएगा, या आया क्वेश्चन तो एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा बुक से आया, कहाँ से कट कॉपी पेस्ट हुआ, बहुत मुश्किल है। लेकिन नीट ऐसा एग्जाम है कि पेपर हुआ तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट कहाँ से पूछे गए। तो ये फैसिलिटी आपके पास है बेटा कि आप कोई भी गांव में बैठे हुए हो, कोई भी छोटे शहर में हो या बड़े शहर में कहीं भी हो, ये वीडियो आप देखोगे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अच्छा हर एक क्वेश्चन जो है देखो कहाँ से पूछा गया, सोर्स क्या था उसका पूछने का। और चाहे हम रीनीट के फिजिक्स पेपर की बात करें, चाहे 3 मई को जो पेपर हुआ, या चाहे नीट 25 या नीट 24, कोई भी ईयर का पेपर का एनालिसिस देखोगे। जैसे मैंने नीट 25 जो हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर आया उसका भी फिजिक्स पेपर का एनालिसिस किया। 3 मई को जो पेपर हुआ 26 का उसका भी एनालिसिस किया कि सारे 45 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, क्या उसके सोर्स थे, क्या सारे क्वेश्चंस फ्रेम्ड थे क्या, या हूबहू कट कॉपी पेस्ट है, या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर हमने ये बनाया तो वो भी बन जाएगा, किस टाइप के सारे क्वेश्चंस थे। तो वो सारे वीडियोस बेटा देखो जरूर एज ए नीट एस्पिरेंट। अगर आप ड्रॉप लेकर तैयारी करना चाह रहे हो नीट 27 के लिए, या जो बच्चे क्लास 12th में अभी है नीट 27 में अपीयर होंगे, या जो बच्चे नीट 28 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बेटा एक बहुत बड़ा लर्निंग होगा। एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में मैं जितना चीज़ बोलने जा रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आया देखो यहाँ से आया, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी नहीं देखना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा ठीक है, पूछने का उसका तरीका क्या है, जो पेपर सेट कर रहा है वो उसका सोच क्या है। अगर इस लेवल से पूछ रहा है ठीक है, इससे ऊपर लेवल अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, उससे भी ऊपर लेवल अगर पूछा तो क्या पूछेगा, ये सारे एनालिसिस बेटा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एज ए नीट एस्पिरेंट हमारे अंदर हमें समझ में आना चाहिए कि मुझे कैसे तैयारी करना है, जिससे मैं एक ही अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले लूँ। क्योंकि बेटा देखो बहुत सारे बच्चों से बात होती है और बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात होती है। आप देखो बेटा, है ना, बहुत बड़े बड़े शहर में मान लो कि ठीक है लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया देकर तैयारी कर रहे हो, कोई आपको ये बताने नहीं जा रहा बेटा कि क्वेश्चन एग्जैक्ट कहाँ से पूछा गया, एग्जैक्ट ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, कोई नहीं बताने जा रहा है, बहुत रेयर। ठीक है, ये वीडियो आ जाएगा उसके बाद बहुत लोग आपको बताना चालू करेंगे, अच्छा ये यहाँ से, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई बताने नहीं जा रहा है। तो एज ए नीट एस्पिरेंट आपको खुद स्टेप उठाना पड़ेगा। आप अपना बोलते हैं ना मैच्योरिटी लेवल बेटा वो डेवलप करो, क्योंकि डॉक्टर आपको बनना है, किसी और को नहीं बनना है।
तो आपको अपना सपना पूरा करना है तो जो सबसे पहले सोचने वाला व्यक्ति होना चाहिए वो खुद आपको होना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक यहाँ से, तो मैं यही तैयारी करूँगा, इसी को 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार सॉल्व करूँगा ताकि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं रिटेन कर सकूँ एग्जाम में। नहीं तो पता चला कि जो है ना 40,000 क्वेश्चन करा देंगे इस बार, 50,000 क्वेश्चन करा देंगे। पता चला 50,000 क्वेश्चन आप तो जरूर करा दोगे। एज ए नीट स्टूडेंट हमको केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, हमको बायो भी पढ़ना होता है। सिर्फ फिजिक्स में आप 50,000 करा देंगे, 40,000 करा देंगे, अरे भाई 1 लाख क्वेश्चन अगर करा दोगे तो उसमें 45 क्वेश्चन तो या 40 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। लेकिन सवाल है कि आप अगर 1 लाख करा दिए या 60,000 या 50,000 क्वेश्चन करा दिए एज ए नीट एस्पिरेंट, यार मेरे पास और भी सब्जेक्ट है और इस टाइम फ्रेम में उतना क्वेश्चन तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकूंगा, एक बार भी नहीं सॉल्व होगा। और आप ड्रॉपर हो बेटा तो आप चीज़ों को समझ सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे पढ़ना आप स्टार्ट करते हो देखते हो कितना बैकलॉग हो जाता है, जितने डीपीपीस है ना, ये शीट वो शीट, ये लेक्चर्स, ये इतने सारे चीज़ हैं कि भाई यही चीज़ नहीं बनता है। तो जब यही नहीं बन रहे मेरे से एक बार, तो मैं रिवीजन 5 बार कहाँ से करूँगा। इसका मतलब श्योर शॉट है कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पता है कि सिलेक्शन तब होगा जब चीज़ों को इतना बार बनाऊंगा कि वो मुझे याद रहे ताकि एग्जाम में मैं उसको लिख सकूं। मैं एक बार भी नहीं बना पा रहा हूं तो कहाँ से लिखेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे कितना पढ़ना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। इसी टाइम में मुझे 5 बार 6 बार पढ़ना होगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होने जा रहा है, ये फॉर श्योर है। तो चलो अच्छे से वीडियो को देखना, जितनी बातें मैं बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलेगा और यही सीख करके ना बस इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। देखना जैसे वर्क एनर्जी पार का पहला क्वेश्चन, ये कोड 50 बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, ये क्वेश्चन ना एकदम सिमिलर टाइप का जो है वो है, जैसे पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रॉम x = 0 टू x = L तक। यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो दे के रखा है बेटा, फंक्शन ऑफ क्या है x यानी वेरिएबल, और पूछा है हमसे क्या टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये होगा उसमें n का वैल्यू। तो सिंपल सा जान लो, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क इक्वल टू होता क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन निकालो। पता है म्यू वेरिएबल है ना, F इंटू डी एक्स ऐसे करेंगे, म्यू एम जी इंटू डी एक्स निकालो, और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। देख लो बेटा जे मीन्स 2013 के अंदर सवाल देखना, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन वेरीज एज, देखो जरा टाइप देखना जरा क्या है, म्यू इक्वल टू 0.3x यानी म्यू फंक्शन ऑफ क्या है x। उसके बाद पूछता क्या, द बॉडी विल हैव द मैक्सिमम स्पीड, क्या होगा जब वो डाउन द प्लेन आ रहा है तो, यानी इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जब मैक्सिमम स्पीड होगा, यानी यहाँ निकालना क्या है वर्क डन, और वही क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हूबहू सेम टाइप सवाल है कि जब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, म्यू फंक्शन ऑफ एक्स होगा सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, कराए भी है लेक्चर में है ना, सेम क्वेश्चन अपीयर हुआ है। ये देखो जरा, अब यही क्वेश्चन बेटा वही क्वेश्चन नंबर 1 ही देखना, जेईई मेन 2025 में पता है कि जैसे म्यू फंक्शन ऑफ एक्स है, फोर्स निकालोगे क्या होगा म्यू एम जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है म्यू एम जी, यानी कि ये इंटू एम जी करेंगे, वो जो फोर्स हुआ भैया रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा, क्योंकि पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और वो फोर्स क्या हो गया फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। यानी ऐसे भी सवाल बन सकते हैं कि फोर्स जो है ना फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, वर्क डन निकालो, और वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज होता है बेटा, जड़ कितना जरूरी होता है कि मजबूत करना, वो झलक देखो दिखेगा। जेईई मेन 2025 में देखो क्या, ब्लॉक ऑफ मास m 1 kg मूविंग अलोंग x एक्सिस, इनिशियल स्पीड दे दिया, कहाँ से कहाँ तक ये रेंज करा, देखो x इक्वल टू यहाँ से x इक्वल टू यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक वेरिएबल है ना, ठीक। ये देखो रिटार्डिंग फोर्स दे दिया एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द रेंज इज क्या F इक्वल टू माइनस kx, यानी फोर्स फंक्शन ऑफ क्या दे दिया x, कहाँ से कहाँ तक, सेम जैसे ये है वैसा ही ये, इंटीग्रेट करके यहाँ से निकलेगा, यहाँ भी पूछ रहा फाइनल स्पीड क्या होगा एज इट क्रॉसेस दिस रीजन, रीजन यहाँ x इक्वल टू 0 से L है, यहाँ पर F इक्वल टू माइनस kx।
अब इसको कैसे पता चला जेईई में भैया कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल करके ऐसे निकालो, तो इसको पता चलता है यहाँ से एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। देखो जरा क्या है, ये देखना एक सेकंड, ये देखो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एकदम सेम क्वेश्चन, मास 1 kg, तो देख लो मास 1 kg, इनिशियल स्पीड दे दिया है x इक्वल टू 0.1 से 2.01, फोर्स फंक्शन ऑफ x माइनस के बटे एक्स, जे मीन्स में माइनस के एक्स कर दिया, फिर वही व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड बताओ कि क्या। देखो यहाँ बनाएंगे वो बनाएंगे, ये ऐसे ही बन जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट मजबूत करना, सवाल प्रैक्टिस करना। केटीजी का जो सवाल है देख लो, ये मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला जिसको पता रहेगा वो तो ऐसा ही सॉल्व कर लेगा। और यही फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि अगर मीन फ्री पाथ पूछा है तो हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि मीन फ्री पाथ जो है देख लो जरा क्या है, एक तो डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, बेटा देख लो जरा, डायमीटर ऑफ द क्या है, मॉलिक्यूल, और एक होता है हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ द गैसेस, नंबर डेंसिटी है, डायमीटर पता चल रहा है, ठीक। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, एक आइडियल गैस ए है और एक आइडियल गैस बी है, दोनों में रिलेशन दे दिया कि हाफ टाइम से, यानी समझो एक लैम्डा 1 लैम्डा 2, डायमीटर का भी दोनों का ये कुछ रिलेशन, एन का भी कुछ रिलेशन, डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला, ऑलरेडी जेईई में 2024 के अंदर बेटा एक सवाल पूछा कि भाई एन नंबर डेंसिटी, डी डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, बताओ मीन फ्री पाथ क्या होगा, ठीक। तो 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सिर्फ फॉर्मूला पूछा हुआ कि फॉर्मूला क्या है, यानी वो टॉपिक आपने पढ़ा, फिर सवाल के रूप में भी आपने सॉल्व किया। अब एक चीज बताता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला इसने पूछा ना, जेईई मेंस 2024 में, देख लो बेटा ये नीट का सवाल है, ये 2014, 2020, 2020 का फेज 2 नीट का। यहाँ देखो, इसको देखो जरा, मीन फ्री पाथ, डायमीटर दे दिया, नंबर डेंसिटी दे दिया, बताओ कि क्या है 2020 में 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो नीट 2020 में फॉर्मूला पूछा, ठीक, और 2024 में कौन छापता है आकर के, जेईई मेंस। देखो कितना लर्निंग है, वीडियो खत्म होते होते ना इतना सारा चीज समझ में आएगा कि मत पूछो। कैसे नीट का सवाल 20 का जेईई मेंस 24 में छापता है, कैसे जेईई मेंस का सवाल नीट छापेगा, वो पूरा लक्षण दिखाई देता है। देखो तो फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, इसी को सिर्फ डिवाइड करना था, यानी कि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही कितने 4-4 मार्क्स मिल जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वही मीन फ्री पाथ्स मॉलिक्यूलर डायमीटर्स दे के रखा है, मीन फ्री पाथ निकालो। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस हो रहा है, यहाँ भी प्रैक्टिस हो रहा है, चलो देखते चलो। नीट के अंदर आ जाओ, मीन फ्री पाथ सिंस फॉर्मूला याद कर लिए, ठीक। अब बताओ कि डायमीटर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, बताओ कि रेडियस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, यानी तोड़ ताड़ करके प्रोपोर्शनलिटी सीखे, लैम्डा 1/λ2 प्रैक्टिस करो, लैम्डा 1/λ2 प्रैक्टिस करो पूरा। और भी आ जाओ, अगर देखो अब ये क्या था ना, ये सब देखो क्या है, सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन, तो इसको इजी कैटेगरी में रख सकते हो। अब मैं बोलता हूं कि अगर ये टफ करे और भी ये टफ अगर पूछता तो क्या पूछता, तो ये पूछेगा। देखो जेईई में 2021, जेईई में 2026 के अंदर सवाल देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट ए टेम्परेचर, प्रेशर दे दिया, मॉलिक्यूलर डायमीटर है ठीक है, लेकिन क्या टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया। अब बताओ कि क्या, यानी वही फॉर्मूला में और हम वेरिएशन करके कैसे कर सकते हैं, तो वो, लेकिन वो खाली है, इसका मतलब है नजर अगर इस फॉर्मूला पर है तो ये तो आसान पूछा, मुश्किल पूछेगा तो कौन, तो ये दर्शन देगा। ये इसलिए दर्शन देगा क्योंकि 2021 के अंदर और 2026 में बेटा फिर से वही चीज, मीन फ्री पाथ डायमीटर इतना दे दिया, देखो एट टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, देखो टेम्परेचर प्रेशर बताओ। एक तो भाई साहब ये खुद अपने आप में रिपीट करते हैं नॉन स्टॉप, ये ज़्यादा हुआ तो यहाँ जाकर के नीट में छप जाता है। देखो नेक्स्ट है 3rd नंबर में EMI चैप्टर का। अब इंडक्टर्स दे दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, इधर से ऐसे निकल रहा है। जेईई में 2002 के अंदर देख लो, 2002 सिमिलर जो है उड़ीसा जेईई 2012, लेकिन हम जेईई मेंस पर देखते हैं ये कैसा इंडक्टर्स, पैरेलल कनेक्शन में। यहाँ देख लो करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे करंट यहाँ, यानी ये कैसा है, सीरीज में है ना, सेम करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। तो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन।
आराम से सॉल्व कर लेंगे। वेव्स चैप्टर का जो है ये देख लो क्या है, ये क्या पूछा है पता है, सिंपल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। जहां फॉर्मूला लिखूंगा तो समझ जाना कि यानी फॉर्मूला शीट जिसको मैं बोलता हूं कि एक मान लो लेक्चर हमने किया उससे एक अलग कॉपी हम फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक कॉपी बनाओ, पैरेलली बनाते चलो। और हर लेक्चर में एक बार बोल ही देता हूं कि बेटा एक अलग कॉपी बनाओ जिसका नाम रखो फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स। फॉर्मूला हो गया सारे फॉर्मूलास लिख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक हो गया 2 शॉर्ट ट्रिक। एक तो हो गया कि कोई फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम याद कैसे रखेंगे और जिंदगी भर के लिए कैसे याद रखेंगे, उसका क्या शॉर्ट ट्रिक है वो बताओ। देखो ना बीच में आते जाएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। फॉर्मूला लर्निंग ट्रिक होता है वो। और दूसरा होता है कि कोई सवाल अगर 10 लाइन 12 लाइन या 15-17 लाइन में बन रहा हो वो 1 लाइन में कैसे बनेगा वो बताओ, या 2 लाइन में। वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स लिखना है बेटा, क्योंकि हमें नीट ना 2 साल में नहीं क्रैक करना है बेटा, 3 साल 4 साल में नहीं क्रैक करना है। मेरे लिए बस जो है एक अटेम्प्ट मिला है, हमें इसी अटेम्प्ट में निकालना है एनी हाउ। उसके लिए जी जान लगा दो। शॉर्ट ट्रिक से सवाल बनता है तो शॉर्ट ट्रिक से बनाओ। फॉर्मूला लर्निंग ट्रिक याद है, याद करा दिए हैं बेटा, उससे बनता है तो उससे बनाओ। एकदम जो पहले स्ट्राइक करे खटाक से उससे बनाओ और कम सेकंड में। कैलकुलेशंस का जरूरत पड़ता है, कैलकुलेशन ट्रिक लगाओ। कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाए 5 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करो, ऑप्शन टिक करो। देखो ये ऐसा साउंड वेव्स का नंबर ऑफ नोट्स फॉर द 5th हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इस क्या दे दिया n, और 9th हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप का क्लोज्ड ये पाइप है तो उसका दे दिया m। यानी नंबर ऑफ नोट्स, हार्मोनिक, ओवरटोन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। बस कॉन्सेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो, लिखें खटाक से आंसर आ जाएगा। फिर भी लेकिन दिखाता हूँ एनसीईआरटी का फिगर में देख लो जरा। जैसे ये स्टैंडिंग वेव से ही क्या चीज में है, ओपन पाइप में। देखो अब देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक ओपन पाइप के लिए फर्स्ट हार्मोनिक में कितने नोट्स, 1 नोड है। सेकंड हार्मोनिक में कितने नोट्स, 2 नोट्स है। अच्छा तो थर्ड हार्मोनिक में 3 नोट्स, यानी समझ में आया nth हार्मोनिक होगा तो n नोट्स होगा। पता चल गया बढ़िया से, किसमें है, ओपन पाइप में। और अगर क्लोज्ड पाइप की अगर हम लोग बात करें तो देखो फर्स्ट हार्मोनिक में कितने नोट्स हैं, 1। थर्ड हार्मोनिक में कितने हैं, 1 2। और 5th हार्मोनिक अगर देखें कितने हैं, 3। इसका मतलब है सिंस 5th हार्मोनिक है तो देखो बेटा 5 + 1/2 करो, यानी 5th हार्मोनिक, ये हार्मोनिक हो गया, n + 1/2 कितना आएगा, देखो 6/2 3। यही हो गया मेरा क्या पता है, नंबर ऑफ नोट्स क्लोज्ड पाइप के लिए। यानी कि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का देखो डायग्राम से मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी का फिगर से देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट याद है। हालांकि लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है कि क्या है, कॉन्सेप्ट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, 4 नंबर बेटा पाओ। ये देखो EMI चैप्टर का ना क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्या है, ये है, इसको मैं बोलता हूं पता है कि अनिल सर्स नेम। अब मेरा नाम तो जरूर याद रहेगा भाई, मेरे से फिजिक्स पढ़ो तो मेरा नाम तो कम से कम याद रहेगा कि इनका नाम क्या है, अनिल। तो अनिल नाम से इतने सारे शॉर्ट ट्रिक है पूरे फिजिक्स में, ऐसा ट्रिक है बेटा जो जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। ये नहीं कि 1 साल के लिए या चलो यार टेस्ट है ना बस 1 महीना के लिए याद रह जाए, नहीं। देखो एक झलक छोटा सा दिखाता हूँ, देखना जरा। अब ये बताए भी थे, याद होगा, कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर ये तो हम है ना बस देखते साथ अच्छा अनिल ये तो टिक कर दिए, नहीं याद रहेगा बेटा, खूब कंफ्यूजन होगा। यह क्या, लॉन्ग सॉलिनॉइड जिसका लेंथ दे दिया है L है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा n और म्यू नॉट ऐसे, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है तो इसका देखो बताता हूँ। इंडक्टेंस टोटल जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स वो होता है म्यू नॉट इंटू अनिल। अब अनिल लिखना कैसे, पूरे अच्छे से लिख दो, ANIL, म्यू नॉट इंटू अनिल ही लिख दो। बस अनिल में n पर फोकस करना है। ये याद कराने का एक तरीका बता रहा हूं कि भाई कैसे फॉर्मूला आंसर आप जो बोलते हो जिंदगी भर मेरे को याद होगा, बताओ कैसे याद होगा। देखो ये एक झलक, फ्लक्स क्या होता है बेटा, टोटल म्यू नॉट इंटू अनिल, n पर थोड़ा फोकस कर दो तो इसको स्क्वायर कर दिए यहाँ पर। अब ये फाई, अगर हमसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा, फाई इक्वल टू क्या होता है, Li लाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस में Mi माई, लाई माई चाय गाय है ना राइमिंग, तो लाई। तब देखो जरा म्यू नॉट अनिल, अब अनिल लिख दिए खटा ANIL, स्क्वायर मारे, आई चला गया, L बराबर आ गया क्या, तो पता है फ्लक्स में पूरा नाम होता है, और अगर L पूछा तो उसमें से I उड़ा दो अनिल में से, तो म्यू नॉट अनिल ही लिखना है, बस I छोड़ दो, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोलता हूं बेटा भूल कर दिखाओ,
आप लोग बोलते हो ना सर याद नहीं होता है फॉर्मूला, मैं बोलता हूँ कि भूल कर दिखाओ, मेरा नाम भूल करके दिखाओ कि अनिल का स्पेलिंग क्या होता है। अब ईमानदारी से एक चीज़ कह रहा हूँ, जब मेरे को पढ़ाया गया था ना, मैं जब 12th में था तो देखो जैसे एनसीईआरटी लिखता है ना वैसे ही याद भी करते थे। कैसे लिखता है एनसीईआरटी? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ना इसका सुर है और ना इसका ताल है कुछ। म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर। तो ऐसे करके याद करना पड़ता था यार कितने सारे पैरामीटर्स हैं। म्यू नॉट एन ए एल, अच्छा 4, अच्छा ठीक है, ऐसे 4 ऐसे करके। तो क्या होगा, इसको कॉपी में लिखेंगे, बार बार रटेंगे, भूलेंगे, फिर सुबह उठ के रटेंगे, फिर भूलेंगे, फिर सुबह उठ के रटेंगे, फिर भूलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा कोडिंग ट्रिक लगाओ जिससे भैया जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। अब इसी में एक चीज बताता हूं, मान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर पूछेगा एम, तो पता है म्यू नॉट अनिल ही होगा यार, म्यू नॉट अनिल। बस पता है यहां पर 2 कॉइल होता है तो 2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू नॉट ए, ठीक, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर है ना, तो N1 N2 कर दो, ये हो गया खत्म। और इसमें अगर फ्लक्स पूछेगा 2 कॉइल में इतना, तो पता है फ्लक्स में क्या है, पूरा नाम लिखते हैं, तो म्यू नॉट ए N1 N2 IL। इसी में देखो एक चीज बताता हूँ बेटा, फॉर्मूला लर्निंग ट्रिक। जैसे रेजिस्टिविटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो M/E स्क्वायर एन टाउ ऐसे करके लिखा रहता है कहीं बुक में, हम लोग ऐसे रटते थे कुछ कुछ करके, एन टाउ ई स्क्वायर एन टाउ। तो यार यहाँ पर यही भूल जाते कितने सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन अगर कुछ कोडिंग ट्रिक लगा दिए, देखो जिंदगी भर के लिए कैसे याद होता है। रो थोड़ा सा बेटा इसमें ना चेंज करने की जरूरत है। M/, सेटिंग करो NE स्क्वायर टाउ, लेकिन फिर भी नहीं याद हो रहा है, कोडिंग ऐसे लगाओ M/N, ई स्क्वायर को ना ई कर दो, डबल ई मतलब, ये हो गया टाउ। देखो कैसे जिंदगी भर के लिए याद होता है। कुछ लक्षण दिखाई दिया। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, मैं नीट देने जा रहा हूं, मैं NEET नीट, भाई मैं नीट देने जा रहा हूं, हो गया। अब एक बार अगर रजिस्टिविटी अगर याद हो गया कोडिंग ट्रिक से कि मैं नीट देने जा रहा हूं बेटा, अब देखो कितना चीज याद हो जाएगा। रजिस्टिविटी याद हुआ, मैं नीट देने जा रहा हूं। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, उसको पलट दो। रेजिस्टेंस क्या होता है ये जानते हैं, रो L/A। यार रो में ही मेरे को अगर याद हो गया कि मैं नीट देने जा रहा हूं, तो ये इतना गंदा फॉर्मूला याद हो जाता है, ML/, देखो NEET हो गया इतना, और ये हो गया A। लेकिन ऐसे लिखा हुआ थोड़ी ना रहता है, लिखा हुआ ऐसे रहेगा इतना गंदा, ML/, है ना, ई स्क्वायर टाउ एन ए। पता ही नहीं चलता है कि यार इसको रटे कैसे, किसको कैसे याद करें। तो हम लोग को ये कोडिंग कोई बताता ही नहीं था बेटा, हम लोग ऐसे ही रटते थे 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 पैरामीटर्स है यहाँ पर। तो वही डेली सुबह उठो रटो फिर भूलो, फिर सुबह उठो फिर रटो फिर भूलो, खत्म। अब ऐसे कितने सारे याद हो जाएगा। रेजिस्टेंस याद हो गया तो कंडक्टेंस याद हो गया, क्योंकि उसका ठीक उल्टा होता है, पूरा जिंदगी भर के लिए याद। अनिल का कोडिंग तो नाम तो बेटा बहुत सारे फॉर्मूलेज में है, और अनिल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं AP, ये भी एक अलग ही कितने सारे फॉर्मूलेस यहाँ पर याद हो जाएंगे। चलो देखो, अब ये NCERT फॉर्मूलास हो गया, ठीक है, हूबहू पूछा हुआ है। नीट 24 में वही सेल्फ इंडक्टेंस का ना 2 सॉलिनॉइड्स दे दिया था, उसका रेशियो बताना था। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस याद है, म्यू नॉट अनिल में से आई उड़ा देना है, ठीक है, तो 2 कॉइल्स के लिए ऐसा है। NCERT एग्जाम्पलर बेटा वही सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दो बढ़िया से, याद है ये ट्रिक से, कौन घटेगा बढ़ेगा या L बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, आराम से हो जाएगा। इतने बार पूछा हुआ तो रिवीजन इतना समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा एक चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नीट 2027 के लिए बेटा तैयारी कर रहे हो ना, ड्रॉपर्स बैच मैंने अलग से बना दिया है, और ये बैच ऑलरेडी चल रहा है। 3 मई को जब पेपर हुआ था उसके बाद 10 मई को हमने ये बैच स्टार्ट किया था, ये ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। अभी इसमें बेसिक मैथ्स पढ़ा है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट वेक्टर्स अभी इसमें पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो जितने भी चीज़ें, जो भी चीज़ें बेटा पढ़ा रहा हूँ, अभी पूरा वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अच्छा ये सब जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यार मुझे यही जगह पर मेहनत करना है। जितना चीज़ें इसमें पढ़ाऊंगा बेटा बस उतना ही आपको 5 बार 6 बार 7 बार आपको सॉल्व करना है। पूरा बेसिक से बताने जा रहा हूँ एडवांस लेवल तक, जिससे किसी भी लेवल का ये क्वेश्चन पूछे, चाहे बेसिक चाहे थोड़ा सा ऊपर या पूरे टफ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिजिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए मिशन 180।
कि अनिल सर किसी भी लेवल का पेपर आए मेरा 180 मार्क्स आना चाहिए, हमको फुल मार्क्स आना चाहिए, यानी पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होना ही चाहिए उस टाइम फ्रेम में। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। कैसे होगा? तो बस जो बताते जाऊंगा बेटा, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तो कंप्लीट फिजिक्स बैच बेटा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसमें लेक्चर्स है, उसके साथ साथ जो है ना डीपीपी है, और डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी करा रहा हूं, ताकि लेक्चर्स हम पढ़ें। ऑन एन एवरेज 2 लेक्चर्स पर 1 डीपीपीस होगा बेटा, उसमें 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे, फ्लक्चुएट करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो डीपीपी जैसे लेक्चर्स 2 पढ़े, उस पर मैंने डीपीपी दिया। डीपीपी के आप प्रिंट आउट निकालोगे और उसको एज ए टेस्ट के रूप में सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चंस। 2 दिन टाइम मिलेगा कि ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व करो बढ़िया से। जितने शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना, सब चीज़ लगा करके उसको सॉल्व करो, और फिर नेक्स्ट दिन उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा सारे क्वेश्चंस के, ताकि अपने से सॉल्व किए ठीक है, लेकिन फिर वीडियो सॉल्यूशन भी देखो कि यार अनिल सर कोई फास्ट तरीका से तो नहीं कहीं सॉल्व किए, क्योंकि जितने सोर्सेस से क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, वो सारे सोर्सेस मैं इसमें कराने जा रहा हूं, ताकि 75% ऑफ द क्वेश्चंस लेक्चर्स में रहेंगे और 25% ऑफ द क्वेश्चंस डीपीपीस में डालने जा रहा हूं। टोटल मिलाकर 100% ऑफ द क्वेश्चंस। इससे बाहर बेटा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन भी मैं बोल रहा हूं मत सॉल्व करना, जरूरत ही नहीं है नीट के लिए। कोई बोले भी तो बोलना नहीं यार मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 180 चाहिए, मेरा 180 आ ही जाएगा, तो टेंशन खत्म डायरेक्ट। तो देखो कैसे एक्सेस करोगे बेटा, वो बता देता हूँ। फिजिक्स लिंक्स ऐप है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, और जब डाउनलोड करोगे तो ये लेआउट दिखेगा ना, फिजिक्स लिंक्स। नीट सेक्शन में जाना है होम पेज पर, यहाँ पर होगा नीट 2027, यह है बेटा कंप्लीट फिजिक्स कोर्स। सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, A to Z, पूरा डिटेल थ्योरी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये सवाल आता है कि सर बेसिक से पढ़ाओगे या फिर एकदम हाई लेवल, तो मैं उस लेवल से पढ़ाता हूँ बेटा। मैं मान करके चलता हूँ लेट यार मेरे को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो हूँ मैं, एकदम गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे को कुछ कभी सुने ही नहीं कि फिजिक्स क्या होता है, तब मैं समझ सकता हूँ क्या। हाँ, तो मैं वो मान करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं भी भुगत चुका हूँ वो अंग्रेजी दन 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 है ना, पूरा बोल दिए यार, समझ में नहीं आया कि क्या है। एक टॉपिक पढ़े डायरेक्ट एकदम जेईई एडवांस्ड का सवाल डायरेक्ट, मतलब अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहला सवाल आईआईटी। अरे भाई पहला सवाल अगर आईआईटी का कराओगे तो मेरे को कैसे समझ में आएगा कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। पहले बेसिक्स कोई सवाल सॉल्व कराओगे, फिर हाई लेवल, फिर हाई लेवल, तब तो चीज़ें धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। तो वो सब भुगत चुका हूँ बेटा, है ना। रटंती विद्या कर करके तो मैं पहुँचा हूँ, तो मेरे को पता है कि भैया रटंती विद्या ने समझंती विद्या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। समझंती विद्या, बेस स्ट्रांग होना हमारा बहुत जरूरी है। अगर जमीन बोलते हैं ना बेस स्ट्रांग ना हो तो उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, थोड़ा सा हवा चलेगा सारा फ्लोर चला जाएगा हवा के साथ। लेकिन अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो कितना भी आंधी आ जाए, भूकंप ही हल्का अगर लेवल का रहेगा तो उसको थम लेगा वो। तो वो बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे किसी भी लेवल का अगर सवाल आ रहा हो तो मेरे से सॉल्व होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो वो इसमें करेंगे। और ये कैलकुलेशन ट्रिक्स है कि कैलकुलेशन से स्पीड करने के लिए, चाहे फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में है ना, जिन बच्चों को दिक्कत होता होगा तो कैलकुलेशन ट्रिक्स एक्सेस कर सकते हो फास्ट जो है ना कैलकुलेशंस के लिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन, लॉग, एंटी लॉग, ये सारी चीज़ जो है कैसे 1-2 सेकंड 3 सेकंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब बेटा। कोई क्वेरी होगा ना तो ये नंबर है 8595657896 पर कॉल या व्हाट्सअप करके डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। कोई कसर इसमें नहीं छोड़ने जा रहा हूं, एक चीज मैं बता देता हूं बेटा खुल करके, कोई कसर इसमें नहीं छोड़ूंगा। बस एक ही टारगेट रहेगा, मिशन 180 इन फिजिक्स। सिलेक्शन क्या है वो भूल जाओ थोड़ा देर के लिए बेटा, मेरे को फुल मार्क्स चाहिए बस, क्योंकि पता है फुल मार्क्स आएगा ना तो जो सिलेक्शन हम सोच रहे वो तो हो ही जाएगा डिफॉल्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना जरा। 6 नंबर ये देख लो, मोशन है स्ट्रेट लाइन का, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ, देखो टाइम दिया हुआ है अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू गिवन है। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है कि 0 से 6 सेकंड में। कहाँ से तुम्हारे पास दिमाग आया कि ऐसा ही सवाल पूछना है? एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में 2.1 देख लो। x इक्वल टू क्या है? a प्लस बी टी स्क्वायर।
तो ए बी जो है उसका जैसे कांस्टेंट का वैल्यू दिया, यहाँ पर भी देखो ए का वैल्यू बी का वैल्यू, बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट इतना इतना, फिर व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इतना से लेकर के इतना तक, वही एवरेज स्पीड हूबहू। चलो और प्रैक्टिस करना है। एच सी वर्मा बुक आ जाओ। एच सी वर्मा सर बोलते हैं एक्स इक्वल टू ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस इतना इतना, वही जो कांस्टेंट है अगेन उसका वैल्यू होगा, वैल्यू है। इसमें वो 3-4 चीज़ पूछते हैं, क्या क्या चीज़ पूछते हैं देखो, फाइंड द डायमेंशन बताओ सबका, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताओ, फिर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू t4, यही वाला यहाँ पर है। और भी आगे एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, तो हो सकता है इसका नज़र सिंस यहाँ पर है बेटा, तो कल को ये एवरेज एक्सेलरेशन पूछ सकता है भाई, तैयार रहना है ना। ठीक है, क्वेश्चन 6 आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन 7। ये जो न्यूक्लियाई वाला सवाल है सिर्फ देखते जाना, क्या है, एक ना दे दिया रिएक्शन, हमसे पूछा है कि क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन क्या होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज ओल्ड बुक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एनसीईआरटी बुक जो है बेटा आपके पास न्यू बुक है, आप न्यू बुक ही पढ़ो, क्योंकि पता है एनसीईआरटी के सारे चीज़ पढ़ना है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी चीज़ अगर है वो सब चीज़ पढ़ना है। एक ही बुक है जिसको मैं सजेस्ट करता हूं कि मैंने लेक्चर पढ़ा दिया पूरा, उसके बाद जो आपको रीड भी करना है जरूरी है वो सिर्फ एक बुक, बाकी कोई बुक बेटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ रीड करने के बाद ना एक अलग तरीके से चीज़ें जो है ना और भी अच्छे से दिमाग में बैठता है कि एनसीईआरटी में ये लाइन्स कहाँ था, ये लाइन्स क्या है, अच्छा ये सवाल। ऑलरेडी लेक्चर्स और डीपीपीएस में हम करेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन उसके बावजूद भी रीड करना है, दैट इज एनसीईआरटी बुक, बहुत जरूरी। तो ये मैं बोला बेटा कि ओल्ड बुक जो एनसीईआरटी का है ना, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे एडिशनल एक्सरसाइज में, और मेन एक्सरसाइज में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हटा दिया गया न्यू बुक में, लेकिन उस एडिशनल एक्सरसाइज से और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे मेन एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस उठाकर पूछे जा रहे हैं बेटा, चाहे 2025 में देख लो और चाहे ये वाला देख लो। सिंस आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैं ओल्ड बुक फॉलो करता हूं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एडिशनल एक्सरसाइज में जो मतलब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है ना, जो नीट में आने के चांसेस है, वो सारे करा दे रहा हूं। तो ये देखो, जैसे क्यू वैल्यू पूछा गया, एक रिएक्शन दे दिया, अब सिंपल देखो, यहां देखो सवाल 13.15, क्यू वैल्यू फॉर ए रिएक्शन ऐसा है इज डिफाइंड, एक तो उसका डेफिनेशन भी डाल दिया, और उसके बाद एक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन निकालो कि भैया क्यू वैल्यू क्या होगा, डिटरमाइन द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन। एटॉमिक मास दे दिया है एएमयू में, यहाँ भी दे दिया। और भी बार है क्या, बिल्कुल एच सी वर्मा एक्सरसाइज में बेटा देखो, एक रिएक्शन, फाइंड द क्यू वैल्यू फॉर द फ्यूजन रिएक्शन। एच सी वर्मा सॉल्व एग्जाम्पल, फाइंड द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन, ए बी और एटॉमिक मास गिवन है। तो यार 1 2 3 4 मतलब इतना सारा अगर बनाएंगे तो ये बन ही जाएगा, 5वां बार नहीं बनेगा। अच्छा और भी बार है, देखो जेईई मेन 2023 में रिएक्शन दे दिया, देखो यहाँ पर क्यू है, फाइंड द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन, बताओ कि क्या होगा, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है ना, क्यू क्या होगा 23 में। 24 में सेम, 3 हीलियम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म ए कार्बन न्यूक्लियस, देन द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। इतने बार पूछे हुए हैं। और भी है जेईई एडवांस 1996, यानी पुराने जो एक्चुअली आईआईटी के क्वेश्चन है, लेकिन उसको मैंने जेईई एडवांस ही लिखा है ताकि अब जेईई एडवांस जो है ना चीज़ें समझ में आए। 1996 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसा दे दिया, क्यू वैल्यू बताओ कि क्या होगा, या देखो है ना, दिस इज ए न्यूक्लियर, कौन सा रिएक्शन है, एनर्जी क्यू रिलीज्ड, क्योंकि जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज हम सब करते हैं। सिंगल करेक्ट हो है ना, मल्टी करेक्ट में क्योंकि पता है बहुत उसके अंदर होता है कैलकुलेट करना, इंटीजर टाइप ये सब। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से जो सवाल पूछा गया, ये जो सवाल है ना, इसको मैं क्या बोला बेटा पता है, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट जो होता है एक तो वो, और प्लस फॉर्मूला पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है देख लो। बोला क्या कि पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट टू डिक्रीज लीनियरली विथ टाइम टी। पावर ऑफ द लाइट सोर्स क्या है, डिक्रीज करता है, तो वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ टाइम कैसे ये होगा, ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस। अब इसमें कॉन्सेप्ट ही है, सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट सोर्स है, तो भैया सोर्स एक, तो पता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करता है, सोर्स अगर चेंज हुआ तो ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो गया, फिक्स्ड कांस्टेंट। देखो यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं इधर बता देता हूँ। देखो
पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अब जानते हैं NH न्यू, जहाँ ये N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है ना ये, या अगर बोलो ऐसे तो NHc बटे लैम्डा। पता है सोर्स ये हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो गया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है कैसे चेंज करेगा, तो तुम अगर कांस्टेंट हो तो तुम भी कांस्टेंट हो, तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का इधर देख लो कांस्टेंट कौन है, ये और ये। ठीक, अब पता चलता है कि करंट का बताओ कि क्या। तो देखो है ना, उसी टाइप को पूरा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब जो है ना, ओरिएंटेड लाइंस देखना जरा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिपेंड करेगा? देखो स्टेटमेंट 1 बेटा, JEE मेंस 2023, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पावर ऑफ द लाइट सोर्स पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है? सोचो स्टेटमेंट यहाँ पर, यानी अगर हम इसको JEE मेंस का सवाल अच्छे से पढ़ते हैं, सब स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये हमें हलवा लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं। फिर देखो स्टेटमेंट 2 में भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतना डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल? भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो ऑप्शन है बेटा, देखो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। पता चल रहा है कि हाँ, हर स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले तो लेक्चर्स में पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ताकि और क्लैरिटी आते जाए कि किस तरीके से सवाल पूछता है। अगेन स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे, तो वही इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कैसे, पूरा कॉन्सेप्चुअल जो सवाल है उसी से। फिर और देखो सिंस पावर का है ना फॉर्मूला, और पावर के अंदर ही हमें पता चला NH न्यू हो गया, या हो गया बेटा क्या NHc बटे लैम्डा। तो ये जो फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मूला पर सवाल है क्या हमने बहुत बार और प्रैक्टिस किया ताकि फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठे? ये देखो लिस्ट देखो, JEE मेंस 2026 जनवरी वाला सेशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ इक्वल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय ए 6 मिलीवाट लेजर, यानी पावर गिवन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पूछ रहा है। देखो ऑपरेटिंग एट इतना वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ वाला है ये वाला सवाल। फिर देखो अगेन 2 मिलीवाट लेजर ऑपरेट्स एट इतना वेवलेंथ अलग से, नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटा, यानी जो 2019 में है वही जाकर के 2026 में हूबहू छपा हुआ है, वही इतना मिलीवाट लेजर है, सोर्स है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। 24 में आकर देख लो बेटा, पावर दे दिया इतना, लाइट का फ्रीक्वेंसी दे दिया है, वही नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। नीट ने 2021 में पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इतना इतना, बताओ कि क्या भाई, जहां पर पावर गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। यानी पहले 19 में JEE मेंस ने पूछा, 21 में ये पूछा, फिर ये 24 में पूछा, फिर ये 26 में पूछा। अब इतना बार पूछा तो इसको लगा नीट को कि यार फॉर्मूला पूछ ही लेते हैं और उस पर बेस्ड ग्राफ, तो इतने बार सवाल है। 9 नंबर सवाल आ जाओ बेटा, देखो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, ठीक है, देखो 3 कैपेसिटर ऐसे दे दिया, हमसे बोलता है क्या कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा और टोटल में जो एनर्जी स्टोर होगा, यानी यूपी बटे यू टोटल, बताओ कि क्या। देखो H वर्मा के एक्सरसाइज से दिखाता हूँ। कैपेसिटर ऐसे है कनेक्टेड, यहाँ देखना, ये वोल्टेज दे दिया 100 वोल्ट, बोलता फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर्स। अब पैरेलल में है, सीरीज में है, भाई सब में एनर्जी क्या स्टोर होगा? देखो इसको बनेगा कि नहीं, इसमें एनर्जी, तीनों को जोड़ दो, है ना, इंडिविजुअल का कैसे निकालेंगे। फिर यहाँ 2 कैपेसिटर कैपेसिटेंस दे दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर में बताओ और एनर्जी स्टोर भी बताओ, सीरीज में है तो यहाँ पे देखो सीरीज और बाकी उसके साथ क्या है पैरेलल। और देखो सॉल्व एग्जाम्पल में डायग्राम हूबहू दिख रहा है बेटा, खट 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 खट, क्या है। अब इसमें देखो क्या बोलता है निकालने के लिए, फाइंड द, एक तो इक्विवेलेंट पूरा कैपेसिटेंस निकालो कि क्या है, उसके बाद फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स, इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज। अब सोचो C पता है और चार्ज अगर निकाल लिए तो हमें पता है यार एनर्जी का 3 फॉर्मूला होता है, एक तो सबसे पॉपुलर हाफ CV², एक Q² बटे 2C, और एक होता है हाफ QV। यानी कि कोई 2 पैरामीटर बताओ, एनर्जी निकाल लो। तो यहाँ पर C पता है, ये बेटा चार्ज पूछा है, तो यार Q और C दोनों पता चल जाएगा, तो Q² बटे 2C, Q² बटे 2C, Q² बटे 2C, एनर्जी निकाल लो। हूबहू डायग्राम्स दिख रहा है। और भी आ जाओ NCERT के एक्सरसाइज में, एडिशनल एक्सरसाइज का ये सवाल है, बड़ा हाईलाइटेड सवाल है, ये नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, हूबहू सवाल पीछे। देखो बैटरी है, यहाँ एक कैपेसिटर 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 ऐसे
क्या पूछा, फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज निकालो सब पर, कैसे निकालते हैं, वोल्टेज निकालो सब पर। भाई सी गिवन है, V निकल गया है, Q निकल गया, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और आ जाओ जेईई में 24-23 में, जितने बार पूछा हो बेटा सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना नेक्स्ट लेवल से रहना चाहिए। ठीक है तुम बहुत टफ पूछे, मुझे भी टफ लगा, लेकिन रियलाइजेशन अंदर से ये होना चाहिए यार पेपर टफ था। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमने सही डायरेक्शन में यार तैयारी नहीं किया। जहां जहां से दिख रहा है, क्या ये सब जगह हमने 5 बार सॉल्व किया था? एकदम बेटा कड़वा सच बेटा पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बेटा बताना ईमानदारी से, सवाल कहां से आ रहे हैं पता चल रहा है ना तुम्हें? धीरे धीरे बताना कि ये जगह जहां से सवाल पूछा जा रहा, क्या वो जगह पर तुमने 5 बार अच्छे से सॉल्व किया था क्या? और जड़ मजबूत करके, प्लस मैक्सिमम क्वेश्चन जरा शॉर्ट ट्रिक से भी, ये सब किए थे क्या? क्योंकि अगर हम ये किए रहेंगे तो ये हमें बहुत आसान लगता, क्योंकि हूबहू क्वेश्चंस छप रहे हैं सीधा। सोर्स बेटा सेम है, सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो नीट 25 हो, चाहे वो नीट 26 थर्ड में को हो। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस चार्ज टू इतना एनर्जी स्टोर दे दिया, फिर बोलता है कैपेसिटर एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एनर्जी स्टोर अब है E2। बताओ E2/E1, यानी कि समझ में आ रहा है कैपेसिटर फिर पैरेलल में, देखो इतना है तो इतना एनर्जी इंडिविजुअल, फिर ऐसे ऐसे कनेक्ट हो गया टोटल, ये तो समझ में आ रहा है। सेम यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर से 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो एनर्जी स्टोर है कॉम्बिनेशन में क्या E, और अगर वही सब पैरेलल में कनेक्ट हो गया तो एनर्जी है ये। बताओ कि क्या। ये जो सवाल है फ्लूइड का क्वेश्चन नंबर 10, हूबहू बहुत जगह से हूबहू पूछा गया, कट कॉपी पेस्ट। सबसे पहले दिखाता हूं बेटा एच सी वर्मा सॉल्व एग्जांपल। वाटर फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन इन हॉरिजॉन्टल पाइप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऐसा ऐसा, प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 600 इतना, प्रेशर डिफरेंस कितना चेंज होता है P&Q में 15 नैनोमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 और 20, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 30-15, यहाँ क्या है 40-20, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हूबहू देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। तो एच सी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल है, ये है बेटा कट कॉपी क्या है पेस्ट। और दिखाता हूँ सिर्फ यहीं से नहीं और भी। जेईई में 9 जनवरी 2020, 21 जनवरी 2020, 9 जनवरी को देख लो डायग्राम, वही से वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ठीक है, प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 इतना, एरिया 40 और 20 है, देख लो एरिया कितना है 40 और 20, देख हूबहू CCP नजर आया, कट कॉपी पेस्ट। लास्ट लाइन फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब, फाइंड द रेट ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। लेकिन फिर ये अपने आप में 9 जनवरी पूछता है, फिर 21 को भी पूछेगा सेम। ये देख लो जरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 और 3 दिया है। अब देखो पहले प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये बताता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये हाइट के टर्म्स में लिख दिया। हमें पता है कि प्रेशर किसी भी डेप्थ पर क्या होता है P0 प्लस रो GH, तो प्रेशर के डिफरेंस में ये हाइट के डिफरेंस में बोल दो भाई, तो हाइट के डिफरेंस में है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया, देखो डिफरेंस इन द हाइट 5। ये PDF को देखना जरूर बेटा, मैं बता दूंगा फिजिक्स लिंक्स ऐप पर जो है ना PDF रहेगा, तो वहां पर आप देख भी लेना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से सवाल क्या दिया, एक सर्कुलर लूप दे दिया, करंट इधर से आता है ऐसे ऐसे गया, करंट बाहर आया, हमसे पूछता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द लूप क्या होगा। इस लाइन पर फोकस करना कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC। ABC का जो रेजिस्टेंस होगा वो जस्ट हाफ है ADC का, यानी इधर रेजिस्टेंस अगर R तो इधर का रेजिस्टेंस हाफ का मतलब R/2, यानी कहो कि आधा है तो ये 1, यानी इसका जस्ट डबल है, ये कह सकते हैं उसका हाफ रेजिस्टेंस है एक पार्ट में, या इसका जस्ट डबल है। यहां देखो क्या है भाई, एच सी वर्मा की एक्सरसाइज का सवाल। करंट इधर से जाता है, स्क्वायर लूप है, इधर गया बाहर ऐसे निकला, लाइन पढ़ो। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ABC इज R एंड दैट ऑफ ADC इज 2R। ABC ADC ये है R, रेजिस्टेंस दे दिया, ये बोल रहा है कि 2R है, जस्ट डबल। ABC ADC एक R है एक इतना, यानी एक का क्या है वो डबल ही है। तो सेम वही सवाल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब देखो सिंस एच सी वर्मा एक्सरसाइज में है ना, तो इसको बर्दाश्त नहीं होगा, ये पूछेगा ही पूछेगा हूबहू, छपाई कार्यक्रम।
तो जो जेईई मेन के बच्चे देख रहे हो बेटा, तो आपके लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि जेईई मेंस में सारे सवाल कहाँ से आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्प करेगा। देख लो कैसे, वही करंट ऐसे गया स्क्वायर लूप, क्योंकि अच्छी वर्मा सर स्क्वायर लूप बोले हैं भाई, तो स्क्वायर लूप ही होगा। एबीसी का पार्ट बोले हैं, उसका रेजिस्टेंस आर है तो ठीक है, छोटा आर है तो छोटा आर ही, एडीसी में छोटा आर ही बोलेंगे। रेजिस्टेंस जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कैपिटल, लेकिन नहीं, सिर्फ वर्मा सर बोले हैं छोटा आर, तो भैया ये छोटा आर ही बोलेगा, ऊपर छोटा आर, ये इतना इतना, क्योंकि हूबहू हमको छापना है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप, यानी यहाँ बना करके याद करके आके ऑप्शन टिक कर दीजिए। अच्छा ये देख लो एक बार और एच.सी. वर्मा के एक्सरसाइज में ना उस टाइप का है थोड़ा सा कि करंट इधर से ऐसे गया, सर्कुलर लूप है और बाहर इधर निकल गया, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। सर्कुलर तो सर्कुलर ही सही। देख लो फ्लूइड्स के अंदर जो सवाल था ये है क्या बेटा पता है, एनसीईआरटी का एक तो फॉर्मूला प्लस बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। जब मैं बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स बोलता हूं तो उसके अंदर सारा चीज आता है, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, जिसको चैप्टर 0A बोल रहा हूँ। इस बैच में पढ़ाना शुरू कर दिया बेटा, जो बच्चे देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 0A 0B में हम सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं, सारे ग्राफ्स, जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, पैराबोला ग्राफ्स हो गया, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ये सारे ग्राफ्स। क्योंकि पता है कोई भी फॉर्मूला पूरे फिजिक्स का उसमें भैया ग्राफ लगा देगा। अब ये फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का पूछा। अब टर्मिनल वेलोसिटी का देखो एक चीज बताता हूं बेटा, एक सेकंड जरा, थोड़ा ना इसके पेज लिमिट्स जो है ना थोड़ा ये पार कर गया, कोई बात नहीं, एक सेकंड। हाँ ये सवाल है ना, देखना जरा कि जैसे टर्मिनल वेलोसिटी देखो 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या होता है, सब्सटेंस, डुबाते हैं किसमें, पानी में या किसी लिक्विड में, तो सब्सटेंस डुबा दिए लिक्विड में, तो पहले सब्सटेंस डुबा दिए लिक्विड में, लिक्विड बाद में। थोड़ा रहमिंग कुछ याद कर लो, ऐसे याद कर लिए। अब देखो अगर ग्राफ ही हमसे पूछेगा यार, तो किसी चीज का भी ग्राफ पूछ सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वर्सेस बताओ आर का ग्राफ कैसा होगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस आर स्क्वायर बताओ, ऐसा भी टर्मिनल वेलोसिटी 1/r स्क्वायर बताओ, मतलब कुछ भी 1/r स्क्वायर। ऐसा पूछ देगा कि टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस बताओ ईटा क्या है, पूछ देगा टर्मिनल वेलोसिटी 1/ईटा क्या है। इसमें हमसे पूछ दिया कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है बताओ कि सिग्मा बटे रो जो है उससे क्या होगा। तो भाई सिग्मा बटे रो पूछ रहे हो तो सिग्मा यहाँ है, रो हमें चाहिए, रो कॉमन लो ताकि सिग्मा बटे रो आए, फिर उसको खोलो पता चलेगा। यानी पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट वे पता होना चाहिए, किसमें स्ट्रेट लाइन होगा, किसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, किसमें स्ट्रेट लाइन होगा, सब चीज एकदम अच्छे से। तो वो ग्राफ बेसिक मैथ्स लगा दिया गया फॉर्मूला में। तो ये तो सिंपल हो गया, इसको इजी कैटेगरी में कह सकते हो क्योंकि फॉर्मूला प्लस बेसिक मैथ्स। नीट 2027 का बैच बेटा जो बीच में मैंने लगा दिया है ताकि जो है थोड़ा सा एक दिमाग में बैठे कि जो भी बच्चे फिजिक्स के लिए परेशान हो रहे हो बेटा, फिजिक्स के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन खत्म। जितना है डिफाइंड चीज बस उतना ही हमें करना है, 5 बार 6 बार 7 बार कर लिए, जब टाइम मिले बस इसी को रिपीट करना है। एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना है और फुल क्वेश्चंस बनाने की हम लोग टारगेट करना है नीट 27 के अंदर। ठीक, तो बैचेस है यहाँ पर, फिजिक्स लिंक्स ऐप डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर लेना। ऐप का लिंक भी जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। 13 देखो ग्रेविटेशन का, वो एस्केप वेलोसिटी का जो रेशियो जनरली पूछता है बेटा, है ना, 2 प्लैनेट्स कभी दे देगा ऐसे करके, कभी अर्थ है कभी वो है, बताओ कि क्या। और देखो इक्वल मास दे दिया, रेडियस के बीच में एक रिलेशन दे दिया, बोला एस्केप स्पीड बताओ कि क्या। तो ठीक है, देखो एस्केप स्पीड ये है, तब व्हाट वुड बी द एस्केप ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लैनेट, मास कैसा है सेम, बस 1/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इधर से इधर ही क्या हो गया, कट कॉपी पेस्ट ही हो गया। 1/4 बोला, यहाँ 1/2 बोला है। ये नीट 2000 में, ये 2013 में कर्नाटका है। द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस, ऐसे दे दिया, बोथ हैव द सेम इक्वल एवरेज मास डेंसिटीज, एस्केप वेलोसिटी का बताओ कि क्या रिलेशन होगा। लेकिन वही क्वेश्चन बहुत बार है अभी, नीट 2016, 2021, 2024, 2016, 2021, 2024 बेटा पढ़ते चले जाओ। रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड, रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज v, फ्रॉम द सरफेस अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स अर्थ, सेम मास डेंसिटी। देख लो सब छप ही रहा है हूबहू। इधर से भी एस्केप स्पीड बताओ कि क्या, 9 टाइम्स मास दैट ऑफ अर्थ।
तो भाई 1 2 3 3 बार, 4 5 बार, बेटा 5 बार बनाएंगे, प्लस एक तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे क्या होता है नहीं होता है, या तो छठा बार तो बेटा ये बन ही जाएगा, है ना। अब ये देखो, ये क्या है, ये पता है फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी का बेटा फॉर्मूला है सिंपल सा, केपलर्स लॉ का। इन ए सोलर सिस्टम टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट ट्रेसिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, तो हमें पता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आर क्यू, है ना। तो ये एनसीईआरटी का समरी के अंदर देखो लिखा हुआ है, द पीरियड टी एंड रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, सोलर सिस्टम, टाइम पीरियड, टी स्क्वायर आर क्यू, पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिखा हुआ है, 4 पाई स्क्वायर बटे जी एम एस इतना आर क्यू, एम एस क्या है, मास ऑफ द सन, आर, सब कुछ पूरा डिटेल, और सब कुछ हर एक लाइंस कैसे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। अगर ये लिखा देखो, ये सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहा है, फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट द अबव इक्वेशन इज वैलिड कब, इफ आर इज रिप्लेस्ड बाय द सेमी मेजर एक्सिस ए। भैया किसी दिन ये स्टेटमेंट और रीजन में चला आएगा कि ये इक्वेशन इज वैलिड इफ, बताओ, बोल देगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो ये रीड करने का तरीका होता है। तो एनसीईआरटी के जितने, एक तो समरी में जो लिखा हुआ है, प्लस जितने भी बोल्ड लाइंस में लिखा हुआ, जितने भी इटैलिक लाइंस में लिखा हुआ, जितने नोट पॉइंट्स है, जिसमें होता है ना कि 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे जितने भी फॉर्मूला से इक्वेशंस बेटा, ये सारे चीज लेक्चर्स के अंदर कवर्ड होंगे। एनसीईआरटी का जैसे बहुत पॉइंट्स में से लिखा हो तो पूरा स्क्रीनशॉट ही लगा कर करके उसको हम लोग ये करते हैं, ताकि कोई लाइंस मेरे से ना छूटे नहीं। देख लो हर एक लाइन पता कैच करना, यही पता करना कि कैसे यार ये असर्शन रीजन में हम कर सकते हैं, पूछ सकता है कभी भी। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बेटा देखो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन का जो ना ये समरी ऐसे बताता हूँ कि जैसे 2 वायर ऐसे दे दिया, ठीक, एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ, एक वायर का ये देता है मास पर यूनिट लेंथ, बोल दिया कि इसका लैम्डा है, तो भाई दोनों में करंट कैसा जा रहा है देख लो जरा, पैरेलल करंट है, एक में I to I, सेम डायरेक्शन में से जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में तो क्या होता है, तो ट्रिक सब पता रहेगा, देखो है ना, जैसे मैं कैसे जिंदगी भर के लिए याद रखता हूँ बेटा, मैं कैसे याद रखता हूँ, सेम अगर करंट है, सेम बोले तो सेम में ही ए से ना अट्रैक्ट है, ये देखो ट्रिक याद रखो, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा यार, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, नहीं, जब जिंदगी भर बोलो सेम, तो सेम में ही तो ए आता है, तो ए से अट्रैक्ट, यानी सेम डायरेक्शन अगर करंट कैरी कर रहा हो ना 2 वायर, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो भैया ऑपोजिट फिर क्या हो जाएगा, तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिपेल ही तो होगा, अंडरस्टूड है। फिर इधर क्या हो जाएगा, रिपेल, फिर भी है ना, देखो पी 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 पी, ऑपोजिट प है ऐसा, तो रिपेल पी पी, ताकि दिमाग में रहे। अब पता चल गया सेम डायरेक्शन क्या करेगा, अट्रैक्ट, यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये वायर को खींचेगा, यानी ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि वो नहीं खिंचाना चाहिए, भैया नहीं खिंचाएगा, तो पता है कि ऊपर जो फोर्स लगा इसका एक वेट होगा mg, और ये मास पर यूनिट लेंथ है बेटा, ठीक, हम फोर्स को क्या करते हैं, ऊपर नीचे बैलेंस कर देते हैं। देखो द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट द वायर a डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से ये राइज नहीं करे, दोनों के बीच में हाइट ऐसे पूछा हमसे, ठीक, क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बेटा सेम क्वेश्चन, सेम, ये है सीसीपी, सीसीपी मतलब कट कॉपी पेस्ट, दो ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इतना 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 टेबल है, अनदर वायर ऑफ इतना कैरीज द सेम करंट बट इन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, शॉर्ट ट्रिक जानी कि सेम ए से अट्रैक्ट करता है, ये दोनों खींच लिया एक दूसरे को, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर तो एक इधर, ऑपोजिट में रिपेल करेगा, यानी ये गारंटीड ऊपर वाला वायर को किधर फेंकेगा, ऊपर, बोलता है द वायर पी क्यू इज फ्री टू स्लाइड, ऊपर वाला वायर फ्री टू व्हाट हाइट विल पी क्यू राइज, भैया धक्का दिया फेंकाएगा तो कितना दूर तक मैक्सिमम फेंकाएगा, तो बोले एक समय ऐसा आएगा कि जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे इसका वेट लग रहा होगा, दोनों क्या कर देंगे, बैलेंस, यानी निकालना है क्या, h कितना हाइट तक जाएगा, यहाँ पर भी भैया h ही निकालना है, तो जो हम इसको सॉल्व किए, यहाँ पर जो h का आया है इसको उठा करके इधर कट कॉपी पेस्ट है। अब ये जो है देखो जेईई एडवांस 1986 यानी आईआईटी का एक्चुअली क्वेश्चन है, ये पहले आईआईटी कहलाता था तो पुराना क्वेश्चन, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ जो एक्सर्टेड बाय 1 वायर ऑन दी अदर, यानी फॉर्मूला भी जेईई एडवांस हमारा क्या कर रहा है, याद करा रहा है। चलो यही सवाल देखो बेटा, यही सवाल जेईई एडवांस 1994 और 1997 यानी आईआईटी का सवाल। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें पता है क्या कि ये सवाल ना थोड़ा सा आसान हो गया,
क्योंकि पता है कि दो वायर है ना, दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है, कितना हाइट पर ऐसे ट्रिक वगैरह पता हो, सेम डायरेक्शन अच्छा अट्रैक्ट करेगा, अच्छा वेट उसके साथ बैलेंस कर लिया तो ठीक है, बन गया। अगर ये सवाल बेटा टफ पूछे और तब ये क्या पूछेगा, सोच करके देखो। और अगर टफ पूछे, देखने से नहीं लग रहा कि अभी क्या है, अभी तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, जितना फोर्स ये खींच रहा है उतना ही वेट लग रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम में। जी एडवांस में नहीं, यानी आईआईटी का 1994 में क्या बोलते हैं कि दो वायर है, शो दैट वायर ए बी, ये ऊपर वाला वायर जो है स्लाइटली जब डिप्रेस करेंगे यानी स्लाइटली नीचे करेंगे, इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जैसे एसएचएम में हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सब क्या है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में वहां से स्लाइटली खींच देते हैं, तो भाई जितना चीज ऑसिलेट करता है सबका टाइम पीरियड निकालो। तो यहाँ ठीक है, म्यूचुअल मैग्नेटिज्म में वायर इक्विलिब्रियम में पकड़ थोड़ा सा खींच दो, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताओ। तो बेटा इससे भी अगर टफ करेगा तो कहाँ आएगा, यहां वही सवाल में। मैं बोल रहा हूं चलो उससे भी तुम टफ करोगे तो क्या पूछोगे, तो अभी 2 तार में टफ किया है बेटा, आईआईटी 3 तार कर देगा यहां पर। तो ये 3 वायर लेते आता है कि 3 वायर ऐसे है, ये वाला कौन सा ईयर में, 1997 में। बोलते हैं कि बीच वाला वायर ऐसे है, करंट वही फ्लो करे, तो ये इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा इसको स्लाइटली जो है ना डिस्प्लेस कर दो। तो स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो दाएं बाएं ऑसिलेट करने लगेगा। भैया इसका टाइम पीरियड बताओ कि क्या, ये सेंट्रल वायर इज अलोंग दैट ना, और वो ऑसिलेट करेगा, सेंट्रल वायर डिस्प्लेस्ड इन दैट ना बाय ए स्मॉल अमाउंट रिलीज सो दैट इट एग्जीक्यूट्स क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से ये भी पता चला कि तुम थोड़ा टफ किए तो क्या। चलो ये डायोड वाला जो सवाल है बेटा, नहीं एक जीना डायोड है, एक रजिस्टर है, तो ये तो चलो है ना, एक मतलब सिंपल हो गया कि हाँ ठीक है, एक ही ऐसे थोड़ा सा टिपिकल कि हाँ यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिए, तब बताओ। तो देखो सवाल देखो कितने बार पूछे हुए जीना डायोड से रिलेटेड, टोटल 22 टाइम्स जो है ना ये सवाल बेटा प्रेजेंट है। जीना डायोड रजिस्टेंस हर में अलग अलग चीज़, कभी करंट फ्लोइंग थ्रू द जीना डायोड, कभी इसके अक्रॉस वोल्टेज, कभी इसके अक्रॉस करंट। अब यहाँ पूछ रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, ठीक है, पोटेंशियल पूछ दिया। तो हम सारे वेरिएशन से बना के जाएंगे भाई, 22 बार इधर है पूरा, तो 23वां बार जो है ना वो बन ही जाएगा और बहुत आसान लगेगा। देख लो 2025, 2024 जितना स्क्रीनशॉट हो सकता था बेटा सबको क्लिक करके मैंने लगा दिया, ताकि पता चले भैया जीना डायोड रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में, जीना डायोड रेजिस्टेंस सब में अलग अलग चीज़ सब में पूछे हुए। देखो जीना डायोड रेजिस्टेंस, वही जीना डायोड रेजिस्टेंस भाई 22 बार है, मैंने है ना पहले कितना स्क्रीनशॉट लगाएंगे, तो मैंने 10, 12, 15 लगा दिया। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल। ये देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमसे पूछता है कि वर्क डन बाय द प्रोसेस बाय द गैस क्या होगा। ये वेरी इजी सवाल है बेटा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है यार। एक तो P1 V1 माइनस P2 V2, मुंह से पहले 1 निकलता है तो पहले 1 बाद में 2, तो ठीक है 2, तो P1 V1 में डिवाइड में बड़ा माइनस छोटा। मतलब सब फार्मूला को याद करने का ना एक अलग ही थोड़ा सा तरीका है बेटा, अलग कोडिंग है ऐसा कुछ। पहले मुंह से 1 निकलता है कि 2, तो 1 तो भैया P1 V1 वो माइनस P2 V2, अब गामा बड़ा 1 से तो बड़ा माइनस छोटा, तो याद रहेगा चीज़ें, ठीक। अब वही P भी इक्वल टू क्या हो जाता है, NRT, जिसको मैं बोलता हूँ कि पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वो बैंक है। कुछ भी चीज़ घटता हो ना वो भैया P भी इक्वल टू NRT से मांग लो। कभी जैसे प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर हमको जरूरत पड़ रहा है, कहाँ से निकालें। जैसे हमें मान लो कभी पैसा का जरूरत पड़ा, कहाँ से निकालें, बैंक से। तो हमारा P भी इक्वल टू NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो हमारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए वो बैंक है। कुछ भी KTG थर्मोडायनेमिक्स से आपको जरूरत पड़ जाए और आपको समझ में ना आ रहा हो यार ये कहाँ से निकाले, यार अगर दिया रहता ना सवाल में तो तुरंत याद करना, वो बैंक से मांग लेते हैं ना। अब P इक्वल टू NRT, तो बस P1 V1 तो NRT1 तो हो गया। देख लो NRT1 NRT2, तो NR ये T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा, हो गया। सब कुछ दे के रखा है, T1 T2 दे के रखा है, गामा दे के रखा है बेटा, T1 T2 गामा, और बोल दिया टेम्परेचर ऑफ क्या है, देखो 1 मोल N इक्वल टू 1 मोल रख दो। ये क्या है, ये NCERT का फॉर्मूला है। NCERT का क्या बेटा फॉर्मूला देखो जरा, तो P1 V1 में भी है और ऐसे भी है, ठीक है। देख लो
निकलेगा बढ़िया से। और उसी पर ये नीट 2004 में सवाल भी है कि फाइनल टेम्परेचर ऐसे करके ना, वही डुअल नेचर में जो सवाल है देखो जरा ये वाला, तो ये ना पूरा कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि पता है डुअल नेचर में ना कि कब जो है फोटो इलेक्ट्रॉन से एमिट होगा, कब नहीं एमिट होगा, इंसिडेंट जो लाइट है उसका एनर्जी और जो वर्क फंक्शन है उससे क्या ग्रेटर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, वेवलेंथ ग्रेटर किसका होना चाहिए, लेस होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के कंपैरिजन में। बस कॉन्सेप्ट, कब एमिशन होगा कब नहीं एमिशन होगा। यहाँ पर भी वही है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इंसिडेंट हुआ है ना डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर, उसमें बीच में रिलेशन है, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे पूछा हुआ। थ्रेशोल्ड, हाँ देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, यानी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। तो 2023 में बेटा वो दे के रखा, कोई 2 मेटल्स इतना एक्सपोज टू रेडिएशन इतना, वर्क फंक्शन दोनों मेटल का दे दिया। अब वही चीज़ बताऊँ, कॉन्सेप्ट है कि मेटल बी जो है एमिट करेगा, बोथ मेटल से एमिट करेगा, या मेटल ये नहीं करेगा, है ना, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो यहाँ एनर्जी के रूप में। तो वही वेवलेंथ और पोटेंशियल। ये जो सवाल है ये इतना हाईलाइटेड है ना, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का कंपैरिजन, तो ये एक हेडिंग ही हो जाता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में कि कंपैरिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा अच्छा कोडिंग ये होता है बेटा कि फोटोन के कोई भी फॉर्मूला में भैया मास नहीं आना चाहिए m, क्योंकि उसका रेस्ट मास नहीं होता, वो चलते ही रहता है हमेशा। तो चलते ही रहता है भैया स्पीड ऑफ लाइट से, तो सिर्फ उसके पास एनर्जी होना चाहिए, है ना, मूविंग मास ठीक है लिखते हैं सब कैसे, लेकिन फॉर्मूला में m दिखाई नहीं देना चाहिए। इसमें दिख सकता है इलेक्ट्रॉन में। तो फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा है इलेक्ट्रॉन का फोटोन का, क्या होगा, दोनों का एनर्जी सेम। देखो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज 11.16 ओल्ड बुक से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव द वेवलेंथ इतना दे दिया, लीनियर मोमेंटम दोनों का निकालो, एनर्जी ऑफ द फोटोन काइनेटिक एनर्जी इतना, फोटोन का लीनियर मोमेंटम इतना, ठीक। अब यहाँ आ जाओ जेईई मेन 2022, वही इलेक्ट्रॉन का ये है, फोटोन का ये है, देख लो क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे फोटोन, एनर्जी का रेशियो। हमसे यहाँ पूछा है भैया लीनियर मोमेंटम का रेशियो है क्या, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मोमेंटम ऑफ फोटोन है बेटा, यहाँ मोमेंटम है ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे फोटोन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे फोटोन, ये हो गया कट कॉपी पेस्ट। फिर यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। अब हमें पता है देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p, है ना, या मोमेंटम जो है उसका रेशियो पूछा है, या तो वेवलेंथ का भी तो रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। तो वेवलेंथ का रेशियो यहाँ पर है बेटा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द टू, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का। और भी है, और भी ये देखो नीट 2016 और 2025, हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट नीट का 2025, उसके पहले 16 का भी जो पेपर है और 21 का पेपर है टफ ही है। तो 25 के अंदर जो सवाल पूछा गया देखो नीट 2025 में, वो तो 2016 का ये वाला क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट है अपने आप में कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m फोटोन हैव द सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फोटोन जो है ना भैया दोनों का सेम एनर्जी है, ठीक। तो दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा रेशियो बताओ, वो अभी बोले लैम्डा इक्वल टू क्या h/p बेटा, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो है डी ब्रोगली, ये तो छपाई, यानी पता है कि ये सारे क्वेश्चन इसी से एसोसिएटेड है, आराम से बन जाएगा। और भी प्रैक्टिस कराया है क्या ये सब, बिल्कुल कराया। मोमेंटम ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, ठीक है। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी ऐसा होगा तो बताओ, मोमेंटम ऑफ फोटोन एनर्जी चलो वैल्यू में है तो बताओ, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऐसा है तो बताओ। तो नीट के PYQs बता रहे हैं कि वेवलेंथ में बताओ, एनर्जी में बताओ, चलो एनर्जी में क्वेश्चन भी सॉल्व करो। और इतना करने के बाद इसको जो है 15 सेकंड में टिक कर दो। ये रे ऑप्टिक्स का जो है बेटा ये सवाल एक्सपेरिमेंट से उठाया गया लैब मैनुअल के अंदर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन, तो ये है मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यूजिंग क्या है ऑप्टिकल बेंच। तो ये देखो बताए तो क्लास 12 का लैब मैनुअल रे ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट नंबर 12 से उठाकर पूछा गया है। देख लो, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसी में पढ़ोगे तो ऑप्टिकल बेंच वगैरह देखो यहाँ दिखेगा आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर ही इंडेक्स करेक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं सब। और प्रिकॉशंस में भी देख लो, सब जगह दिखेगा। फिफ्थ में इंडेक्स करेक्शन बेंच करेक्शन फॉर यू एंड वी शुड बी मेड। तो क्या चीज़ के कैलकुलेशन भैया इंडेक्स करेक्शन कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। तो देखो हुबो अब ये जो दिख रहा है ना ये मैनुअल, थर्ड में
2026 को जो नीट का पेपर हुआ उसमें केमिस्ट्री के अंदर भी एनालिसिस वीडियो मैंने लाया है पूरे 45 क्वेश्चंस का। उसमें 42 क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी से था और नीट के पीवाईक्यू से, और 3 क्वेश्चन उसमें थे लैब मैनुअल से, हूबहू कट कॉपी पेस्ट। वो लैब मैनुअल और ये क्लास 12 फिजिक्स का जो ये देख रहे हो, ठीक है, लैब मैनुअल से सवाल हूबहू आ रहा है ना। वो पूरा लैब मैनुअल बेटा कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोर्स के लिए एक्सेस किया था तो नीट सेक्शन में गए, फिजिक्स लिंक्स ऐप डाउनलोड करके नीट 2027 में जाना, ये जो ड्रॉपर बैच दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर होगा एक्सप्लोर सेक्शन। एक्सप्लोर सेक्शन में ही लैब मैनुअल का पीडीएफ ना एक्सप्लोर सेक्शन में नहीं बेटा, लैब मैनुअल का पीडीएफ यहाँ चले जाना। देखो ये फ्री कंटेंट के अंदर, इसके अंदर अटैच किया हुआ लैब मैनुअल, ठीक है। ये जो वीडियो देख रहे हो सारे जो एनालिसिस में आप लोग के लिए ला रहा हूं, इसका जो पीडीएफ है ना वो यहां पर आप एक्सेस कर सकते हो। वो नीट सेक्शन के अंदर गए, नीट 27, और यहां इस कोर्स में एक्सप्लोर होगा, उसके बगल में बाय नाउ ऑप्शन, तो एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे ना तो पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, पीडीएफ एक्सेस कर लोगे, ठीक है। और उसी के बगल में बाय नाउ है तो वहां से जाकर कोर्स एक्सेस कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्वेश्चन 21, एक ओवरव्यू बताते चलता हूं बेटा, हूबहू देखो है ना क्या है। देखो यूनिट पॉजिटिव चेतना स्लोली इतना करके दे के रखा है क्या कि हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऐसा, ठीक है, और है ये हमारा इनसाइड ए चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। देखो जरा क्या दे के रखा है, चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो, और एक पॉइंट बाहर में ए दे दिया है, एक पॉइंट बी, यहाँ डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस कितना है 3r, ठीक है। बोलता है क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन ऑन द पॉइंट चार्ज इज इतना, यानी एक पॉइंट चार्ज है, मान लो लेट इट बी क्यू दें, यहाँ से वैल्यू देख लेना, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाते हैं तो भैया हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन जैसे बोलता है तो पता है वो वर्क डन बाई एक्सटर्नल है, ये डेल्टा यू हो गया, और ये क्या है क्यू इंटू डेल्टा वी, यानी जिस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं भैया बस चेंज इन पोटेंशियल निकालो। किस रास्ते से लेकर के जा रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, जो भी ये स्फीयर दो उसके अंदर में एक ट्यूब बना हो उसके अंदर से जा रहे हो वो फर्क ही नहीं पड़ता है। डू नॉट डिपेंड अपॉन रास्ता, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। तो बस यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा वही लिखना है, और जिस चार्ज को लेकर जाते हैं वो ये है, आंसर आ गया। आसान कैटेगरी में इसको रख सकते हो सवाल को, क्योंकि सिंपल हमें पोटेंशियल लिखना है ड्यू टू स्फीयर, बस फॉर्मूला याद है वहाँ पुट करिए और आंसर लगाइए। देखो यहाँ एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर रेडियस आर, ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो। एज ए रिजल्ट दिस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा देखो फाइनाइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एट द सरफेस एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट आउटसाइड, कहीं पर भी चाहे आउटसाइड देख लो चाहे सरफेस चाहे इतना, होगा क्या पोटेंशियल जो भी होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट वैल्यू का होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पर तो जीरो ही होता है। ये देखो स्टेटमेंट 1, व्हेन ए चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लेकर के, सेंटर से लेकर के सरफेस तक, बोलता है क्या इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाई ये, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो होता है। अब कोई एक स्फीयर दे दिया बेटा, कहीं से कहीं लेकर के जाओ, बाहर से लेकर के बाहर तक ही चले गए, या सरफेस से यहाँ तक चले गए, या सेंटर से यहाँ तक चले गए, क्या फर्क पड़ता है, होगा तो वही क्यू इंटू डेल्टा भी सेम, एकदम कट कॉपी पेस्ट है हूबहू। ये बनाओ, इसको जा करके सॉल्व करके आ जाओ। रे ऑप्टिक्स में देख लो जरा, है ना, दो मीडियम ऐसे यहाँ दे दिया, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये एयर हो गया बेटा। ऊपर से एक बार हम देखते हैं, एक बार नीचे से देखते हैं, यहाँ से देखें कुछ अपेरेंट डेप्थ दिखेगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इधर से देखें कुछ अपेरेंट डेप्थ इधर दिखा, कुछ बोलता है हमसे क्या H1 माइनस H2, बताओ क्या। जी मेन 2024 के अंदर देख लो जरा, दो ऐसे मीडियम दे दिया, उसका भी इतना थिकनेस दे दिया है कि कितना कितना दूर तक है, जैसे ये देखो 5 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट यहाँ रखे, ऊपर से देखेंगे अगेन वही फॉर द नॉर्मल विजन अपेरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन बताओ कि क्या, और वही 2025 में, यानी अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कि एक मीडियम से हम जब देखते हैं तो कहाँ वो दिखाई देता है, सेम है। और यहाँ पर भी वही
कंटेनर लिक्विड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाइट तक एक, इतना हाइट तक देखो दूसरा। फिर देखेंगे अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द बॉटम ऑफ द कॉर्नर क्या होगा। ये जो सवाल है देखो 23 नंबर, मोशन इन ए प्लेन सर्कुलर मोशन का एकदम बिल्कुल जो यहां पर है बेटा जेईई मेंस 2019 और 2015 सेम। यहां पर क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया, ए पॉइंट पर दो पार्टिकल था, एक इधर जाना शुरू किया, एक इधर जाना शुरू किया। इनिशियली यहां है रेस्ट पर और बोलता है कि जैसा ही ये बी पर पहुंचता है ये ठीक है, बोला कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। यानी ये इधर से इधर, ये इधर से इधर चलकर आता है किसी भी टाइम पर, जब एंगल थीटा ऐसे बना रहा हो। हमसे टोटल लीनियर मोमेंटम पूछा, लीनियर मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब यहाँ वेलोसिटी बताओ, यहाँ वेलोसिटी बताओ, है कि नहीं। तो लेट v1 v2, यानी पता है कि सर्कुलर मोशन पर सिंपल सा ये है कि किसी भी मान लो कि थीटा एंगल पर जब हमसे वेलोसिटी पूछता है, चाहे नीचे ऐसे आ रहा हो, जनरली हम लोग करते क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे लेकर के क्या है रिजॉल्व ही तो करना है कि v cos थीटा किधर आएगा, v sin थीटा किधर आएगा, और वेलोसिटी लिखना है यहाँ पर, वेलोसिटी लिखना है यहाँ पर। दोनों को जोड़ दो भाई, टोटल लीनियर मोमेंटम। तो देख लो ये यहाँ पर है ना, दो सर्कल ऐसे दे दिए, टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इतना इतना विथ इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा, देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन आर शोन बिलो, इतना थे। यहाँ क्या पूछा पता है, रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पर एट टाइम t इक्वल टू π/2 ओमेगा पर, बताओ कि क्या। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट जब थीटा इक्वल टू इतना होगा, बताओ वेलोसिटी क्या। तो यहाँ वेलोसिटी टोटल लीनियर मोमेंटम हमें जोड़ना है, यहाँ पर हमें va माइनस vb करना है। इनिशियली यहाँ है t इक्वल टू π/2 ओमेगा क्या हो। और एक ये बड़ा हाईलाइटेड ही है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एंगल 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल में चल रहा है 60 डिग्री जब चल देता है तो बताओ कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन पता है यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो अगेन वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करो, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर्कुलर मोशन, बस आपको लिखना है, चेंज मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना है। कॉन्सेप्ट बहुत हाईलाइटेड, बहुत सारा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी सीखते हैं कि कोई थीटा एंगल कवर कर दिया तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, सब कुछ जानते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सवाल क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कट कॉपी पेस्ट, हूबहू बेटा हूबहू। रेडियस ऑफ ए मेटालिक स्फीयर एट रूम टेम्परेचर टेटा, देखो द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इंक्रीज बाय अमाउंट डेल्टा टी। पूछता है हमसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे दिया अल्फा, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बेटा देख लो द स्फीयर इतना इतना इतना, सो दैट इन न्यू टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी से इंक्रीज किया गया, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, देखो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आंसर है ये 4πr क्यू इतना इतना, जा करके इसको टिक कर दो, ये देख लो 4πr क्यू आर डेल्टा अल्फा डेल्टा टी। क्यों टिक करेंगे, क्योंकि पता हम इसको सॉल्व करके आए हैं भाई, वो बहुत छाप रहे हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर भी लाइंस में बेटा ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम बोला है ना, देखो 11.7 जो इक्वेशन है, डेल्टा वी इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या है 3p डेल्टा एल, यहाँ बेटा यहाँ नीचे 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 वाला एक्सप्रेशन जो है, फाइनल एक्सप्रेशन जो है डेल्टा वी इक्वल टू 3v अल्फा 1 डेल्टा टी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr3, 4/3 3 3 कैंसिल, यानी कि 4πr3 अल्फा 1 डेल्टा 1, 4πr3 अल्फा डेल्टा टी। देख लो, देखो कैसे जो है ना ये हो रहा है कट कॉपी पेस्ट। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, सारे सवाल बेटा देखते चले जाओगे ना, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल से बढ़ जाएगा। देख लो ये एसएचएम का जो सवाल है, ए सिलिंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेटा ओल्ड बुक का 14.18 का सवाल, ए सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी ऑफ बेस एरिया हाइट इतना फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी क्या है ρ1, एकदम सेम। फिर द कॉर्क इज, अब देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, कॉर्क इज डिप्रेस स्लाइटली एंड देन रिलीज्ड सो दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है क्या होगा, ये देखो इफ द कॉर्क इज डिप्रेस स्लाइटली एंड रिलीज्ड इट ऑसिलेट्स हार्मोनिकली विद टाइम पीरियड, हूबहू यहाँ से इधर। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी वही, ए सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड ऑफ हाइट h एट क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लोट्स इन वाटर, क्या करें उसको प्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड, बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ
ये क्या होगा, ऑसिलेशन। तो जो यहाँ आ रहा है एक्सप्रेशन, जो यहाँ एक्सप्रेशन आ रहा है उसी को उठा करके यहाँ पुट कर देना है, कट कॉपी पेस्ट इधर से इधर से। अब एक सवाल बेटा आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताना कि क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है क्या आपने 5 बार सॉल्व किया है? क्योंकि देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चंस कट कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, हूबहू, कोई भी चेंजेस नहीं, हूबहू। अब सोचो देखा हुआ क्वेश्चन हमारा आना चाहिए। आप थर्ड में वाला पेपर को एनालिसिस देखो, आप चाहे नीट 2025 का पेपर का एनालिसिस देखो, फिजिक्स का, देखना कैसे क्वेश्चंस कट कॉपी पेस्ट है। तो हमें तो यहाँ से लर्निंग लेकर के सही डायरेक्शन में तैयारी करना है। अब बताओ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्या या सॉल्व एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है सारे आपने 5 बार सॉल्व किए थे क्या? ईमानदारी से जवाब देना जरा कमेंट सेक्शन में बेटा। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 बार तभी ये चीज़ें हमें टिप्स पर रहेगा, और जाकर जिसको अभी मतलब जिसको क्या बेटा अभी तो हमें ये पेपर बहुत टफ लगा है जो फैक्ट है, लेकिन जो ये सॉल्व करके जाएगा उसको कैसा लगेगा ये पेपर? वो तो लगेगा कि यार देखा हुआ ठीक है, 15-20 सेकंड में बस सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैं 5 बार बना के आया हूँ ये। यानी कि पेपर टफ है, बस कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में अगर अच्छे से सोचा जाए तो हमने सही डायरेक्शन में बेटा तैयारी नहीं किया। अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो बहुत क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए ना उतना सफिशिएंट है कि बस दन 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 सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन ही उतने सारे हैं। देखो ना अभी कितने सारे क्वेश्चन हैं। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का अब अभी देखो जो यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ाए हूँ उसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो पढ़ाए हूँ सारे क्वेश्चंस ये करा दिया बेटा, है ना। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस में भी करा दिया है, उसी के अंदर से रहेगा ये, इस लेवल का पढ़ा दिया है ना। ये सब इतने सारे क्वेश्चन चाहे जे एडवांस्ड के हो, है ना, ये जे मेंस के, नीट के, सब क्वेश्चंस करा दिए, तो उसके अंदर ही देखो ना। यहाँ पर मैं 2 लाइन ऐसी पढ़ता हूँ। व्हेन बोथ द जॉस टच ईच अदर वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ द मेन स्केल इन सच ए वे दैट फोर्थ वर्नियर जो डिवीजन कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। देखो 2024 में वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, वही है ना, व्हेन बोथ जॉस टच ईच अदर, सेम लाइन है। वर्नियर स्केल किधर शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स एग्जैक्टली विथ अ सर्टेन डिवीजन। यहाँ भी आ जाओ 2022 में when both the jaws of the vernier caliper touch each other, 0 of the vernier scale shifts to the वही left of the 0, fourth vernier scale division coincides। पढ़ लो, सॉल्व हो जाएगा। उसका तो छोटा एक पार्ट ही पूछा, ये पूरा पूछा भी नहीं है। रोटेशन का सवाल देखो क्या बोला, एक बड़ा सा स्फीयर, इसका मास रेडियस है, एक छोटा सा स्फीयर, दोनों कॉन्टैक्ट में, ठीक है। स्वाभाविक इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका छोटा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और फिर जो है वही में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई बी। बोला है कि आई ए माइनस आई बी क्या होगा। जनवरी 22, 2026 जेई मेंस में जो पूछा गया वहाँ से ये कट कॉपी पेस्ट है बेटा। देखो ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg। देखो एक 5 kg छोटा, रेडियस क्या है 10, और एक बड़े के साथ कॉन्टैक्ट में है, मास 10 kg एंड रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर। स्वाभाविक है फिर क्या है, कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेयर ऑफ स्फीयर्स अबाउट द क्या है, टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी एक बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर कॉन्टैक्ट में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक टेंजेंट ऐसे पास करा है, इसके अबाउट बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो वही हो गया, कभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास किया, यहाँ पर बोला इधर से पास किया, यहाँ बोला यहाँ से पास किया, ठीक है, जहाँ से पूछना है पूछ लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, तो 2019 में देखो है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट। तो देख लो, एक तो उसका फॉर्मूला देख लो, उसका ग्राफ भी बना लो, दो कॉन्टैक्ट में से, क्योंकि पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है। अब इसी में देखो दो स्फीयर यहाँ क्या है बेटा कॉन्टैक्ट में और अलग अलग एक्सिस से, देख ही रहे हो। अब एक टाइप ऑफ सवाल है जो इतने जगह पर पूछा हुआ है, क्या वही अगेन दो सॉलिड स्फीयर और इस एक्सिस के अबाउट एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना उसके मिडिल पॉइंट के अबाउट जो है रोटेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्या। अब ये जो है देखो एच सी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ये है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल कट कॉपी पेस्ट हो रहा है जेईई मेन 2019 में, कट कॉपी पेस्ट हो रहा है 2024 में, कट कॉपी पेस्ट हो रहा है 2021 में। यानी 19 बोलो 21 बोलो 24 बोलो, सेम टू आइडेंटिकल स्फीयर इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट, ऐसे बेटा मिडिल पॉइंट्स। ये भी क्या है सेम, दो स्फीयर पासिंग थ्रू मिडिल पॉइंट, यानी कि दो स्फीयर सेपरेटेड बाय
सर्टेन डिस्टेंस, ये कॉन्टैक्ट। पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही बनेगा ये सब, इतने क्वेश्चंस बनाओगे। अच्छा अब देखो बोलता हूँ एक चीज़ कि ये तो हो गया कि टू स्फीयर्स देखो कॉन्टैक्ट में है, तो देख लिए कट कॉपी पेस्ट तो है, थोड़ा डिस्टेंस कर दिए तो देख रहे भाई साहब 4 बार ये छपा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा और ये अगर टफ करेगा तो क्या करेगा, तो और ये टफ करेगा तो 3 स्फीयर्स लगा देगा, 3 स्फीयर्स। तो जेईई मेन 2020 में यहाँ पर देखो क्या किया है ये बेटा 2020 3 सॉलिड स्फीयर्स ले लिया, और देखो एक क्या बोल रहा है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आई नॉट ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा, ऐसे एक्सिस है। दूसरा बोल रहा है क्या, एंड अबाउट सेंटर ऑफ एनी ऑफ द स्फीयर, और एक एक्सिस है अबाउट सेंटर ऑफ एनी ऑफ द स्फीयर। तो एक हो गया आई नॉट, एक हो गया आई ए, आई नॉट बटे आई ए पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है, टिपिकलिटी बढ़ा। अब यही अगेन देखो डायग्राम देख लो क्या है, बिल्कुल सेम, बस ये 20 में थोड़ा क्या था कि इस तीनों सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पर 25 में क्या किया बेटा, थोड़ा सा टफनेस लेवल देखो कैसे बढ़ा रहा है। बोला ए बी सी आर क्या है, एक है डिस्क, एक है सॉलिड स्फीयर, एक है स्फेरिकल शेल। फिर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम अबाउट पी क्यू, पी क्यू एक एक्सिस ले लिया ये वाला, उसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये आसान सवाल पूछ रहा है अभी हमसे रीनीट में। टफ करेगा तो क्या करेगा, तो 3 में कैसे पूछेगा देख लो, पहले ये और टफ किया, चलो अलग अलग दे दिया। मैं बोलता हूँ चलो और तुम टफ करो, तब क्या करोगे, तो भाई 4 स्फीयर ऐसे लगा देगा, चलो ये डिस्क है देख लो जरा है ना, और एक एक्सिस ऐसे पास करा देगा, बोलेगा बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कभी 4 स्फीयर लगा दिया। और टिपिकल करेगा तो कोई डिस्क है, तो कोई स्फीयर है, तो कोई हॉलो स्फीयर, कोई सॉलिड स्फीयर लगा दिया, बताओ भाई। चलो और टफ करेगा तो जेईई मेंस का ही देखो, ये था 22 का, 18 में सवाल है क्या है, 7 आइडेंटिकल ये डिस्क है, कोई एक्सिस ऐसे बोल दिया बेटा यहाँ अबाउट पॉइंट हो या अबाउट सेंटर बता दो। यानी देख लो कि कितना भी टफनेस लेवल तुम करते जाते हो तो तुम क्या क्या पूछोगे वो भी पता चल जाता है। अब एसएचएम का जो सवाल पूछा था ये देखो कि ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बोल दिया कि इज ए सर्कल। तो हमें पता है कि एक तो एसएचएम में वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो एलिप्स होता है बेटा, जानते हैं। और जेईई में ना 2022 में वो पूछा भी, देखो वेलोसिटी वर्सेस एक्स, ठीक है, देखो पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये पता है। लेकिन उसमें क्या बोल दिया कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज ए सर्कल, किसके लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम है ये, क्या ये स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी एक स्प्रिंग ऐसे करके ये है ना एक ब्लॉक ऐसे लगा दिया। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, यानी थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। मास ऑफ द पार्टिकल m बोल दिया स्प्रिंग कांस्टेंट के, एट एनी इंस्टेंट, एक्सटेंशन जब क्या है x, यानी x जब हम इसको खींचे तो एक्सटेंशन x इसमें हुआ, स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या है v, यानी जब हम खींचते हैं पार्टिकल के पास स्पीड भी है यानी काइनेटिक एनर्जी, और खिंचाया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी हमें पता चल गया कि हाफ mv² भी होगा और हाफ के x² भी होगा। यहाँ देखो वेलोसिटी है और यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट, बोल दिया कि v वर्सेस x जो है ना क्या है ग्राफ, सर्कल। अब ये चला जाता है बेटा बेसिक मैथ्स पर फिजिक्स में ग्राफिकल कॉन्सेप्ट कि भाई सर्कल अगर बोला तो सर्कल का इक्वेशन होता कैसा है। सर्कल का इक्वेशन हम जानते हैं बेटा कि देखो एक तो स्टैंडर्ड है x² प्लस y² इक्वल टू r² है, लेकिन इसके पीछे का जो स्टेप क्या है, x² बटे r² मान लो ऐसा, y² बटे r² इक्वल टू 1, यानी x² बटे समथिंग y² बटे समथिंग इक्वल टू 1। तो ये दोनों सेम अगर हो गया तो सर्कल, यहीं से क्या दोनों कॉमन लेते हैं, r² उधर चला जाता है ना, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो वेलोसिटी और x का अगर रिलेशन बोला है यानी वहाँ v² नीचे कुछ ऐसा होना चाहिए प्लस x डिस्प्लेसमेंट नीचे कुछ ऐसा होना चाहिए इक्वल टू 1, और ये जो भी हो पता है सर्कल बोल दिया है। सर्कल बोलने का मतलब ही होता है कि ये दोनों क्या होगा सेम। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो v² यहाँ x² यहाँ, तो पहले तो 2 ये कॉमन लो, यानी यहाँ से सॉल्व करना है स्टेपिंग्स, तो पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन कैसे होता है, सर्कल का इक्वेशन कैसे होता है, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स पर बेटा कमांड होना चाहिए। और फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूला में सर्कल घुसा देगा, कभी एलिप्स घुसा दिया, तो हमें दिमाग लगाना आना चाहिए। अच्छा फॉर्मूला मेरे पास ये है कैसे, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी वाला सवाल जो फ्लूइड्स का है, फॉर्मूला है उसमें ग्राफ लगा दिया। ये भी देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उसमें ग्राफ लगा दिया। रे ऑप्टिक्स का सवाल देख लो बेटा, एक है बाय कॉन्वेक्स लेंस, एक है बाय कॉन्केव लेंस, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दोनों का फोकल लेंथ गिवन है, देखो कितना +10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर है।
ऑब्जेक्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस 30, ये बोलता है क्या पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज जो है कहाँ बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट है ना, ऐसे कर करके ये देखो। ये जेईई मेन 2019 में जो सवाल पूछा सेम कुछ दिख रहा है, देखो बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका फोकल लेंथ +5, इसका -5, ये 20 सेंटीमीटर ये है ना, क्या है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, कहाँ बनेगा भाई 70 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, लेफ्ट राइट ऐसे कर करके, यानी पता चल जाए बेटा क्या है, कट कॉपी पेस्ट। 2019 रीनीट में जाके छपा, ये देख लो। अब अगर इसको टफ किया जाए, थोड़ा सा और अगर टफ किया जाए, तो जेईई एडवांस के 21 में एकदम सेम सवाल, देखो 10 सेंटीमीटर के मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसे है, बाय कॉन्वेक्स लेंस बाय कॉन्केव लेंस, सारा कुछ बेटा ना पढ़ोगे सवाल यहाँ पर सब कुछ पता चलेगा। देखो 10 सेंटीमीटर इतना पर रखा हुआ है, बोलता है क्या रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस इन बोथ द लेंसेस आर कितना है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दे दिया, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस सिस्टम बताओ कि क्या, तो यहाँ टोटल मैग्निफिकेशन पूछा है, यानी सवाल सेम, ये तो इजी हो गया क्योंकि पता यहाँ से हूबहू छप गया है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करे तो यही सवाल में क्या पूछा जा सकता है बेटा, ये भी हमें समझ में आता है। और कहाँ से कट कॉपी पेस्ट हुआ है, ये देखो, ये जेईई एडवांस 2022 का ये ना एक मैच द फॉलोइंग है, देखना जरा इधर से उधर, बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव, बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव, +10 -10 फोकल लेंथ, +10 -10 फोकल लेंथ दोनों का एकदम हूबहू दिख रहा है। यहाँ 20 सेंटीमीटर 5, यहाँ 30, यहाँ 3, यानी कि बड़ा छोटा ऐसे दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है बेटा, इस लिस्ट 2 में फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, यानी पता चला कि यहाँ से ये हो गया है कट कॉपी पेस्ट हूबहू। लेकिन मुझे और प्रैक्टिस करना है और अच्छे अच्छे लेवल, तो तुम तो आसान पूछे ये, और अगर टिपिकल करोगे तब तुम क्या करोगे यही सवाल में, तो कभी इसको तुम प्लेनो कॉन्वेक्स कर दोगे, कभी इसको तुम प्लेनो कॉन्केव कर दोगे, कभी इसको पलट दोगे, इधर कॉन्वेक्स रखे उधर कॉन्केव, तुम इधर कॉन्केव उधर कॉन्वेक्स कर दोगे। इसी में अगर तुम्हें पूछना है तो जेईई एडवांस्ड बेटा यहाँ पर पूछा हुआ है, पलट दिया, देखो ये कॉन्वेक्स इधर कॉन्केव इधर है, देखो कॉन्केव इधर कर दिया कॉन्वेक्स इधर कर दिया। अब बताओ इसको प्लेनो कॉन्केव कर दिया, ये बाई ही रहने दिया, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, यानी कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी छप सकता है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज लेक्चर्स में हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे यूनिट्स मेजरमेंट ही अभी पढ़े हो तो आइडिया लग गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसके नीचे कहाँ कहाँ वो पूछा हुआ है, वो नीट में है, जेईई मेंस में है कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में है कि जेईई एडवांस्ड में है कि एचसी वर्मा में है कि सॉल्व एग्जाम्पल की एक्सरसाइज, जहां जहां पूछा हुआ पूरा एनालिसिस के साथ हम लोग हर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो भैया पूरा एनालिसिस की सारे जो सोर्सेस है जहां से सवाल आते हैं, कहां कहां पर वो सोर्सेस पाया जाता है, क्या क्या उसका लेवल हो सकता है, क्या क्या वो टफ और कर सकता है, तो पता चल जाता है कि यार इतने बार यही डायग्राम्स अगर है पूछा हुआ, देख लो 1 2 3 4 सवाल हो गया मेरे लिए, 5 6 सवाल हो गया, अपने आप समझ में आ जाता है कि भाई ये जो है किसी भी दिन छप सकता है, ये सारे ईयर्स बेटा क्वेश्चन में लिखे रहेंगे लेक्चर्स के अंदर। अभी इतना ही नहीं है, और भी है, देखो और है। और मान लो टफ करना चाहे तब क्या करेगा, तो बोलेगा 2 के जगह 3 लगा देगा, है क्या 3, तो भाई लगा दिया है, 24 में लगा दिया और 21 में 3 लगा दिया, देख लो जरा है ना 3, बताओ पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज वही 30 सेंटीमीटर राइट लेफ्ट, तो किसी दिन बेटा ये छपेगा। और टफ हुआ तो अभी आसान में ये चल रहा है। अच्छा और भी है, बिल्कुल है, जेईई एडवांस 2003 और 1983 में भी एकदम पढ़ लेना बेटा, दो है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस, इसका फोकल लेंथ डिस्टेंस इतना है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, दोनों पास कर करके इमेज कहाँ बनाता है ऐसे करके, ये दोनों जगह पे। और भी है, नीट 21 में भी है, और जेईई एडवांस 1985, ये देखो जरा ना, कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ इतना, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ इतना, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, कॉन्केव इतना, ठीक है। अब देखो along the same axis with a distance d between, along the same axis with a distance d between, जेईई एडवांस्ड यानी आईटी का क्वेश्चन 1985, ये हूबहू छप रहा है भाई साहब, इधर से नीट पहले कॉपी पेस्ट कर भी चुका है। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, ठीक है, ऑन ए लीव्स बी एज ए पैरेलल बीम, देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर विल बी, 2021 का पेपर नीट का टफ था बेटा, याद है,
है ना। 21 का क्या है, टफ, 16 का भी टफ। 21 का जो टफ है वो कहाँ से छाप रहा है वो देख लो, डायरेक्ट एक लाइव प्रूफ है, जी एडवांस्ड का सवाल हूबहू कट कॉपी पेस्ट पुराने सवाल। चलो एसी का जो सवाल है ये तो 3 मई को जो पेपर हुआ था उसके एनालिसिस में भी बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा। एक तो डायरेक्ट उसी के एनालिसिस में कि वोल्टेज देखो इतना साइन ओमेगा टी ऐसे कुछ दे दिया, करंट एम्पलीट्यूड बताओ। जेईई मेन 2023 का देखो वोल्टेज गिवन है इतना कॉस ओमेगा टी, आर एक्सएल इतना इतना, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट। हूबहू बेटा कट कॉपी पेस्ट। देखते जाओ कितने सारे सवाल हैं। ये देखो जरा, ये कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्टेड है। क्या है ये बोल रहा है ना कि एक हॉरिजॉन्टल थिन डिस्क है, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट है एंगुलर मोमेंटम एल ए, इस पॉइंट के अबाउट है एंगुलर मोमेंटम एल बी। पूछ रहा है कि एल ए बटे एल बी बताओ कि क्या होगा, और डिस्टेंस ये गिवन है ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए। एक डिस्क रोटेट कर रहा है एक पॉइंट के अबाउट। यहाँ पर जेईई जैसे 2020 में देखो बेटा क्या बोलता है, 4 पॉइंट मासेस जो है ना रखा हुआ ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट ये स्क्वायर ही रोटेट कर रहा है। द स्क्वायर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। ये जैसे वहां डिस्क ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट देखो, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा डिस्क ही रोटेट कर रहा है, तो यहां से बताओ एंगुलर मोमेंटम। इस एक्सिस के अबाउट ये जो स्क्वायर है भैया यही चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस, कौन सा एक्सिस, ये इस एक्सिस के अबाउट बोल रहा है कि बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस हो गया, वही रोटेशन कॉन्सेप्ट। पॉइंट के अबाउट जो पूछा है देखो जरा, ये क्या किया, ये थोड़ा सा आसान है कि बस ये रोटेट कर रहा है बेटा एक पॉइंट के अबाउट, बताओ सिर्फ रोटेट कर रहा है, रोल नहीं कर रहा, मतलब आगे ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। एक दिखाता हूँ, जेईई एडवांस का 1999 और यही जेईई मेंस 2022 में छापा, इधर से इधर कॉपी पेस्ट हो गया सवाल, ठीक। वही ए डिस्क ऑफ मास एम रेडियस इतना है, ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, यानी ऐसे भी और ये आगे भी जा रहा है। रोटेट कर रहा है एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, रोटेट कर रहा है आगे भी जा रहा है, एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए कि क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट ओरिजिन ओ, सेम स्फेरिकल शेल ऑफ इतना इतना इज रोलिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी ऐसे ये आगे भी जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। तो बस क्या है, ये डिस्क था, ये क्या बोल दिया, स्फेरिकल शेल है, कभी सॉलिड स्फीयर बोल देगा, लेकिन एकदम सेम। तो ये थोड़ा सा टफ करे तो रोलिंग, हालांकि रोलिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन कोई भरोसा नहीं बेटा, कुछ कुछ उठा करके ये लोग कभी कभी पूछ देते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी लेकिन उसका कुछ एक बार हल्का सा डाल दिए, रोलिंग नहीं है, रोलिंग से एक बार डाल दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा हायर लेवल अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो ये देखो बता रहा हूँ, जेईई एडवांस 2012 के अंदर बेटा, और यही 12 का सवाल जेईई मेन 2021। डायग्राम देखो, देखना कैसे एनालिसिस कर करके और कैसे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइटेड कौन सा है भाई, थोड़ा और टफ किया तो क्या पूछा जा सकता है, ये भी पता चल जाता है हमारे लेक्चर्स और डीपीपीस में। खुद पता कर लोगे अपने आप कि हाँ अगला बार लग रहा है यही पूछेगा। ये क्या बोलता है बेटा, एक पार्टिकल है, ठीक है, मास एम, ऐसे ये गोल गोल ना सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। देखो जरा, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, यहाँ ठीक है डिस्क घूम रहा है, कोई बात नहीं, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। बोलता है क्या, देखना एल ओ एल पी क्या है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ एल ओ है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी एल पी है। जैसे इस पॉइंट के अबाउट एल ए, इस पॉइंट के अबाउट एल बी, एल ए बटे एल बी बोला, यहाँ एल ओ और एल पी दे दिया 2 पॉइंट, पार्टिकल गोल गोल ऐसे घूम रहा है, बताओ कि क्या। ये भी वही है, तो ये भी भाई साहब इधर से भी छापते हैं, ये इधर से भी छापते हैं, और वो इधर से भी छापते इधर से भी छापते हैं। दुनिया पूरा गोल है एकदम, अर्थ इज राउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये देखो जरा, ये क्या है यहाँ पर बेटा, देखो सिंपल है ना, जैसे कि देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है ना माइनस d∅/dt होता है, ठीक है। फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी बी ए इन जनरल, बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन इन जनरल बी ए। जरा यहाँ पर रखो, तो भाई यहाँ जब रखेंगे जैसे -d/dt फाई बी ए हो गया।
अब दो तरीके का कॉन्सेप्ट, ये पूरे कॉन्सेप्ट ये हेडिंग बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ते हैं हम लोग। या तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा एरिया वेरिएबल, या एरिया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वेरिएबल। तो भैया जो कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन के किधर बाहर, जो वेरिएबल होगा उसको डिफरेंशिएट करें। यानी कि सवाल कैसे कैसे बन सकता है, या तो बी बाहर आए तो डी ए बटे डी टी, या ए बाहर आ गया तो डी बी बटे डी टी, यही होता है। या तो एरिया फंक्शन ऑफ टाइम हो बेटा, या तो मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम हो, यही दो टाइप है। और एक बार ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर पढ़ लिए तो पावर होता है क्या, ई स्क्वायर बटे आर, हो गया। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट। एरिया फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, या डी ए बटे डी टी डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो। देखो क्या बोला, एरिया ऑफ द लूप वेरीज विथ टाइम, यानी दे दिया एरिया फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक। बोलता है क्या, पावर डिसिपेटेड इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो। तो भाई पता चल जाता है ये एरिया वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा डी ए बटे डी टी, ऑलरेडी डिफॉल्ट पता है। देखो दे भी रहा है क्या, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और पावर क्या कर देंगे, स्क्वायर बटे आर, तो डिफरेंशिएट कर करके उसको निकाल लो, यानी कि ठीक है। फिर बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, जो आंसर आया मैच करो कि ग्राफ से क्या है। अब ये देखो पता चल गया कि डी ए बटे डी टी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। यह है बेटा नीट 2010-2009। नीट 2010 में देखो क्या बोलता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट ए रेट, इस तरह से, यानी कि डी ए बटे डी टी देखो दे दिया है, श्रिंक कर रहा है यानी -1 मिलीमीटर, ऐसे श्रिंक कर रहा है माइनस। 2009 में भी देखो वही, रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक। पूछेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, पूछेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड गिवन ही होता है, डी ए बटे डी टी ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। ये हुआ नीट का सवाल। आ जाओ जेई मेन में, देखो जरा 12 अप्रैल और 29 अप्रैल 2023 में नीट ने पूछा ना, पहले 9-10 नीट का सवाल जेई मेंस में। देखो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.4 टेस्ला, रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स क्या है, एक्सपेंडिंग एट ए कांस्टेंट रेट, तो बता दो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। यहाँ रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट ए कांस्टेंट रेट, वही श्रिंक कर रहा तो माइनस, मैग्नेटिक फील्ड इतना गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कि क्या होगा। भाई इतने बार बनाएंगे बेटा, ये सब सवाल नहीं बनेगा, सोच करके देखो। और भी है वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, 6 अप्रैल 2023, 1 फरवरी 2023 को देखो, 6 अप्रैल और 1 फरवरी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड। पता है कि हाँ चलो एरिया वेरी करने से भैया ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक। तो एक जो एरिया से रिलेटेड है बस वही दिखा रहा हूँ, एक स्टेटमेंट कि बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहाँ भी ए कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज, कैसे, तो भाई देख लो ये बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है बेटा, जैसे 32 क्वेश्चंस इसमें हो गया, इसके आगे के क्वेश्चंस ना, इसके अगले पार्ट एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें ना पूरा एक्सप्लेनेशन फिर आगे बताता हूँ, क्योंकि पता है वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसमें 32 क्वेश्चंस रहने देता हूँ और 13 क्वेश्चन और बचेगा तो अगले पार्ट में। लेकिन ये दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बेटा एक बार पूछा हुआ है, जैसे अभी तक आप देखो ना सब एक बार नहीं, ऐसे ही पूरा देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार दिखा दो ताकि ना एक पता चले कि वो क्वेश्चन वैसा नहीं कि एक ही बार है, नॉन स्टॉप। ये देखो ये तो एनसीईआरटी का हूबहू जो है, जो एनसीईआरटी के ग्राफ में है उठाकर सीधे कट कॉपी पेस्ट, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन। लेकिन ये भी जो है जेईई मेन 2024 से उठाकर पूछा हुआ। ये देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये तो है ना तीनों का तीनों जो है, चाहे स्टीफन हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, या है ना वेन्स कांस्टेंट, सब बहुत बार पूछा हुआ। इतना स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देख लो, इतनी बार है कि नीट में 2 बार है तो एचसी वर्मा में 2-3 बार मिलेगा, तो है ना जेईई एडवांस्ड में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कट कॉपी पेस्ट, इतने सारे सवाल देखो कितने स्लाइड्स में ये है। तो ये सब क्वेश्चन हूबहू सब छपा हुआ, देखो कोई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में इतने समझ लो, मतलब 13 क्वेश्चंस के लिए देख लो इतने सारे हैं, ताकि ना हर कोई का एक्सप्लेनेशन कर करके बता दूंगा, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा कोई भी सवाल हो यार वो ऑलरेडी यहाँ से कट कॉपी पेस्ट। जैसे 45 नंबर ही देख लो, देखो बोले कोई भी सवाल देख लो, एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज क्या, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी सीपी बटे सीवी इतना दे दिया, f पूछ रहा है कि क्या। जेईई मेंस 2025 का सवाल है बेटा हूबहू।
गामा ए इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हैविंग 3 इतना इतना। यहाँ देखो ये एक पार्ट, सेकंड पार्ट देखना जरा। गामा बी इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ ए पॉलीएटॉमिक गैस बी हैविंग 3 ट्रांसलेशनल, देख लो जरा 3 ट्रांसलेशनल, फिर 3 रोटेशनल, यहाँ देखो 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 1 वाइब्रेशनल मोड, कितना है देखो यहाँ f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। तो भाई गामा ए बटे गामा बी बताना है कि क्या, हूबहू लैंग्वेज सब कुछ उठा कर करके सब ऐसा ही सब सारे क्वेश्चन है। तो 33 से लेकर के 45 तक जो है एक अगले वीडियो में हम लोग इसको करेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। इतना समझ में यहाँ से आ रहा है एक चीज कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं टोटल देखो, अगर समरी एनालिसिस देखोगे तो जेईई मेंस पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, जेईई एडवांस्ड पीवाईक्यू, एनसीईआरटी ओल्ड बुक प्लस न्यू बुक सब मिला करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अचीवमेंट, यहाँ से 43 क्वेश्चंस है और जो रीनीट में आया 2 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स है, ये टोटल हो जाते हैं 45 क्वेश्चन। सोर्सेस रिमेन सेम, चाहे नीट 26 ले लो, नीट 2025 ले लो या फिर रीनीट ले लो, सोर्स रिमेन्स सेम। और ये सारे चीज जो है हम लोग इसमें करने जा रहे हैं बेटा अपने ड्रॉपर बैच में, सारे चीज देखो। जेईई मेंस पीवाईक्यू सारे सॉल्व करेंगे, नीट पीवाईक्यू सारे सॉल्व करेंगे, जेईई एडवांस पीवाईक्यू के सिंगल करेक्ट है, इंटीजर टाइप है, फिर ओल्ड जो क्वेश्चंस है पुराने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्वेश्चंस देखो वो कट कॉपी पेस्टेड है, तो वो सारे मैं यहाँ पर कराऊंगा। एनसीईआरटी ओल्ड बुक को मैं रेफर करूंगा जिससे कि एडिशनल एक्सरसाइज वगैरह के भी क्वेश्चंस और जो कुछ और भी मेन एक्सरसाइज में भी है वो सारे इंक्लूड हो जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस है लेकिन उतने करने की जरूरत नहीं है, जैसे थियोरेटिकल कुछ ऐसा हो गया तो वो जरूरत नहीं होता है। 880 क्वेश्चंस के अराउंड है तो उसमें 450 क्वेश्चंस के अराउंड ही हमें करने हैं, तो जितना करा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है। एचसी वर्मा के तो 70% क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि मोर देन सफिशिएंट है एक्सपेरिमेंटल स्किल, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। बस जितना यहाँ पर कराऊंगा लेक्चर्स करना है प्लस डीपीपीस, ये 2 चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और बाकी आगे आप लोग को गाइड करते भी जाऊंगा कि एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके बाद क्या करें कैसे करें, उसको बस आपको फॉलो करते जाना है, एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है बेटा। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जी जान लड़ा कर करके जो है मेहनत करना है और फुल मार्क्स टारगेट करना है, एकदम मिशन सीधे 180 मार्क्स। तो हमारा टारगेट ही होगा इस बैच का कि भाई मुझे लाना है 180 मार्क्स, मिशन 180 मार्क्स। तो बैच ऑलरेडी बेटा चल रहा है, ठीक है। अभी आज जब वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ डाला तो आज में फ्लैट 300 रुपीज़ ऑफ है, तो जितना जल्दी हो सकता है बैच एक्सेस कर करके पढ़ाई शुरू कर दो, एक भी दिन बेटा बर्बाद मत करो, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा, थोड़ा जल्दी एक्सेस कर लेना। कोई भी डाउट्स अगर होता है तो पर्सनली आप मेरे से इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो बेटा, चाहे कॉल पे या व्हाट्सअप करके, ठीक है। आप कॉल कर लेना, मैं फ्री होकर करके आपसे बात कर लूँगा, या व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना जो भी आपका क्वेरी होगा। और जो बच्चे नीट 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, यानी आप क्लास 11th में हो, तो वीडियो देखने के बाद कम से कम समझ में आ गया होगा कि हमें फिजिक्स पढ़ना कैसे चाहिए। दुनिया में हज़ारों मॉड्यूल्स है, हज़ारों स्टडी मटेरियल है, हज़ारों डीपीपीस है, ये है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर फिजिक्स जो सबसे टफेस्ट पेपर हमेशा पूछ रहा है इधर नीट, हमें फुल मार्क्स लाना है तो क्या पढ़ना चाहिए, डिटेल मेथड भी पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे वो भी मैंने बताया आप लोगों को कि फॉर्मूला एक्चुअली हम याद करते कैसे हैं, कैसे हम कोडिंग ट्रिक बनाते हैं जिससे ज़िंदगी भर के लिए मुझे फॉर्मूला याद होता है। तो वो सारे चीज़ के अंदर कवर्ड है। तो नीट 2028 जो है ना कंप्लीट फिजिक्स बैच बेटा आप एक्सेस कर सकते हो। फिजिक्स लिंक्स ऐप आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, वहाँ पर नीट सेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ होगा नीट 2028, यहाँ कंप्लीट फिजिक्स बैच होगा, बाय नाउ ऑप्शन पर जाकर आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये रहा डिटेल इन्फॉर्मेशन, 13 क्वेश्चन मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके बता दिया है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। बस सपना है बेटा डॉक्टर बनने का ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आपके लिए हर एक पल बहुत कीमती है। आप ऐसे मत सोचो बेटा कि एक साल जो है ना ये मटेरियल पढ़ लेंगे, चलो कोई बात, दूसरा साल ये मटेरियल पढ़ लेंगे, इससे नहीं निकला तो इधर देख लेंगे, इससे नहीं निकला तो, बेटा ऐसे नहीं होता है यार, ज़िंदगी बहुत कीमती है। आप यूं ही नहीं जो है ना टेस्टिंग में जो है समय बर्बाद कर सकते हो बेटा, कि देखते हैं जमाना गया। अभी आपके सामने ऑलरेडी लाइव प्रूफ है कि सवाल कहाँ से आते हैं।
कंटिन्यूस 3 बार जो नीट एग्जाम हुआ है, कंटिन्यूस 3 बार का जो है पूरा डिटेल एनालिसिस है, सोर्स रिमेन सेम। और सिर्फ ये नहीं है कि आपको लगेगा कि सर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं बेटा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना बहुत मुश्किल है। हर एक जब हम हेडिंग पढ़ रहे हैं तो उस हेडिंग में एच वर्मा के क्वेश्चंस, जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू के, नीट पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक पर कहाँ है कलेक्ट कर करके एक टॉपिक में आना, प्लस हर एक क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन, जैसे रे ऑप्टिक्स का ही देखें, कहाँ 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 प्रेजेंट है सारे चीज लिखा हुआ, तो वो सारे चीज एनालिसिस करके लिखा हुआ रहेगा, तो वो जो हेल्प आपको करेगा, आपको खुद पता चलेगा कि यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छप सकता है, अपने आप पता चलते जाएगा। लेक्चर्स देखते जाओगे और आपको जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता चलते चला जाएगा। तो ये एनालिसिस कर करके पढ़ना, इस तरह से हर हेडिंग में क्वेश्चंस कलेक्ट करना, बेटा ये पॉसिबल नहीं होगा अगर खुद से सॉल्व करोगे तो। खुद से सॉल्व करोगे तो रटंती विद्या हो जाएगा, फिर हूबहू वही सवाल हम है ना बनाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा चेंज अगर किया फिर गए, फिर फंस जाओगे। जैसे एक होता है ना कि एक डाउट, मेजर डाउट आता है कि आंसर जब तक टीचर बना रहे होते हैं ना जो सवाल, तब तक तो समझ में आता है, लेकिन जैसे नया क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना तो हम फंस जाते हैं, बनता ही नहीं हमसे। ये वही होता है बेटा, अगर अपने से सॉल्व मान लो कर रहे हो, देख 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 कर करके तो सॉल्व कर लिए, तो वो क्या हुआ ना कि वो जड़ जो उसका होता है कॉन्सेप्ट ना, बेस, वो दिमाग में बैठा नहीं। हम बस सवाल है उसको देख करके रट लिए, ठीक है, अच्छा अच्छा यही आएगा तो बना देंगे। देख रहे हो कि हल्का सा चेंजेस भी होता है, हल्का सा चेंजेस होगा बेटा हम फंस जाएंगे। तो बेस स्ट्रांग करो जिससे अब किसी भी लेवल का आए तो भैया मेरे से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है फिजिक्स। तो इसी तरीके से जो है आगे केमिस्ट्री का भी एनालिसिस लाऊंगा बेटा, ताकि जो है आप जो है ना बहुत टफ पेपर जो पूछा गया रीनेट में, तो एक एनालिसिस मिल पाए कि केमिस्ट्री में भी हम कैसे तैयारी करेंगे। बायो तो मैक्सिमम एनसीईआरटी से, लेकिन उसका भी एनालिसिस वीडियो जो है आपके पास लाऊंगा। और कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।